डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दिखाया गया कंटेंट सिर्फ मनोरंजन और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। ये किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या संगठन को दर्शाने का प्रयास नहीं करता। वीडियो में उपयोग की गई सभी इमेजेस, कैरेक्टर्स और स्टोरीज उनके संबंधित मालिकों की संपत्ति हैं। हम किसी भी प्रकार के कॉपीराइट उल्लंघन का इरादा नहीं रखते। अगर आपको किसी सामग्री से कोई आपत्ति हो तो कृपया हमसे संपर्क करें, हम उसे तुरंत हटा देंगे। अध्याय 61 तो मैं उसे वापस लाऊंगा। करण सेठी सालों से ऋत्विक ओबरॉय को स्ट्रीट रेसिंग में फॉलो करता रहा है और दुनिया की सबसे महंगी मोटरसाइकिलों के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुका है। उसने बस उसे देखा, लेकिन वह इतना उत्साहित हो गया कि रोने ही वाला था। उसने ऋत्विक ओबरॉय को पकड़ लिया और उसके कान में चिल्लाया, यह एक लिमिटेड एडिशन नीमन मार्कस फाइटर जेट है। इसकी कीमत करोड़ों में है। सायशा देवनानी तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही उदार हो रही हैं। करण सेठी ने सोचा, अमीर औरतों की खुशबू कितनी अच्छी होती है। वह पहले अमीर औरतों को डेट करने वाले मर्दों को नीची नज़र से देखता था, लेकिन अब उसे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वह किसी अमीर औरत का पीछा नहीं कर सकता। वह थोड़ा और उदार हो सकता था। ऋत्विक ओबरॉय ने तुरंत अपने सामने मोटरसाइकिल पहचान ली और उसने ये भी देखा कि इसे मॉडिफाई किया गया था। सायशा देवनानी ने उसके लिए इस मोटरसाइकिल को खास तौर पर मॉडिफाई किया है। ऋत्विक ओबरॉय को अचानक लगा कि वह सायशा देवनानी का बहुत ज्यादा एहसानमंद है और वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। कर्ज चुकाना आसान होता है, कर्ज चुकाना मुश्किल होता है। सायशा देवनानी ने उसके मन की बात समझ ली और शांति से कहा, मैंने इसे उधार लिया है और मुझे इसे कल सुबह लौटाना है। ये सुनकर ऋत्विक ओबरॉय ने राहत की सांस ली। मिया, जिसकी आंखें पहले से ही लाल थीं, पास आए और बिना जवाब का इंतजार किए ऋत्विक ओबरॉय का हाथ पकड़ लिया और पूछा, भाई चेंग, क्या मैं तुम्हारे साथ यह बाइक चला सकती हूँ? ऋत्विक ओबरॉय ने शांति से उसकी उंगलियां अलग की और सायशा देवनानी की ओर देखा, साथ चलना है। सायशा देवनानी ने भावशून्यता से सिर हिलाया, ठीक है। फिर ऋत्विक ओबरॉय ने सायशा देवनानी को एक हेलमेट दिया और उन्हें मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। उनकी हरकतें देखकर मिया दांत पीसते हुए लगभग नाराजगी से रोने लगी। तभी करण सेठी ने उसे याद दिलाया, सामने वाले की कद्र करनी चाहिए। ऋत्विक ओबरॉय तुम्हारा भविष्य नहीं है। आखिर वो औरत कौन है? क्या ऋत्विक ओबरॉय उसे इतना पसंद करते हैं? मिया मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन करण सेठी ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें जिंदगी भर ये पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन है। आखिरकार हम मुकाबला तो कर ही सकते हैं। अगर मैं जीत गई तो पता चल ही जाएगा। मिया ने टाउनसेंडर को अपनी ओर खींचते हुए कहा, अरे अगर तुम आज रात ऋत्विक ओबरॉय को हरा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। टाउनसेंडर ने भौहें चढ़ाईं। करण सेठी हक्का बक्का रह गया। सच में, लड़की, क्या तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती है? कार एडजस्ट करने के बाद ऋत्विक ओबरॉय ने सायशा देवनानी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी कमर में लपेटने को कहा। सायशा देवनानी, मैं अब कार स्टार्ट कर रहा हूँ, कसकर पकड़ो। जैसे ही उसने बात पूरी की, सायशा देवनानी ने अपनी बाहें उसकी कमर में कसकर लपेट लीं। फिर उसने धीरे से अपना चेहरा ऋत्विक ओबरॉय की पीठ से सटा दिया। अरण्य सिटी, मंजिल नानशान में काकाशी की मूर्ति है, टाउनसेंडर ने कहा और मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। आज रात उसका ऋत्विक ओबरॉय से स्पीड का मुकाबला होने वाला है। लेकिन असल में टाउनसेंडर दुविधा में था। वह जानता था कि ऋत्विक ओबरॉय की जीत उसके लिए पूरी तरह से फायदेमंद होगी, लेकिन मिया ने कहा कि वह उसके साथ रात बिता सकती है, जो एक बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव था। ऋत्विक ओबरॉय को टाउनसेंडर की सोच की परवाह नहीं थी। वह उस समय बस खेल जीतने और मिया के साथ मामला सुलझाने के बारे में सोच रहा था। सायशा देवनानी, मुझे माफ करना, मैंने अभी अभी तुम्हारा फायदा उठाया था। ऋत्विक ओबरॉय ने स्पीड बढ़ाने के बाद पहले सायशा देवनानी से माफी मांगी। हालांकि सायशा देवनानी ने उसे कसकर गले लगाया और शांति से कहा, मैं बहुत खुश हूँ। उसने उसका इस्तेमाल किया। सुनिए उसने क्या कहा। वह सचमुच खुश थी। ऋत्विक ओबरॉय को एहसास हुआ कि सायशा देवनानी द्वारा इस तरह गले लगाए जाने से उसका पूरा मूड बदल गया। वह अपनी गति बढ़ाने और गति और जोश से भरी इस रात का पूरा आनंद लेने के लिए तैयार था। सायशा देवनानी, मैं अपनी गति बढ़ा दूंगा, क्या तुम कर सकती हो? सायशा देवनानी ने सहमति में गुनगुनाया। ऋत्विक ओबरॉय की मोटरसाइकिल से भिनभिनाहट जैसी आवाज आ रही थी, मानो रात में सबसे तेज बिजली चमक रही हो। दरअसल इस नीमन मार्कस लिमिटेड एडिशन फाइटर जेट की सवारी न करते हुए भी उसकी मोटरसाइकिल चलाने की कला उसे टाउनसेंडर से आगे निकलने में मदद कर सकती थी। वह बस रात की हवा का ज्यादा आनंद लेता था और कभी भी अपनी तुलना उनसे नहीं करता था। लेकिन इस बार वह सचमुच चाहता था कि सायशा देवनानी भी वह सब अनुभव करे जो वह अनुभव कर रहा था। क्या कर रही हो? तुम इतनी धीमी कैसे हो सकती हो? मिया गुस्से से चिल्लाई जब उसने देखा कि ऋत्विक ओबरॉय और सायशा देवनानी उससे आगे निकल गए हैं। उसने टाउनसेंडर को धमकी भी दी, क्या तुम चाहते हो कि मैं फिर कभी तुम्हारी दोस्त न बनूं? मैं नहीं।
टाउनसेंड बेहद घबराया हुआ था, लेकिन बहुत परेशान भी, क्योंकि ऋत्विक ओबरॉय की कार साफ तौर पर उसकी कार से कहीं बेहतर थी। ऋत्विक ओबरॉय को हराना उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन मिया हार मानने को तैयार नहीं थी। जैसे ही वह मोड़ पर पहुंची, उसने हाथ बढ़ाकर टाउनसेंड का हाथ छुआ और उसे नियंत्रण में लेने की कोशिश की। हालांकि ऋत्विक ओबरॉय ने मिया की हरकतों पर ध्यान देने से पहले बस उसकी तरफ देखा। उसने थोड़ा सा मुंह बनाया। मिया सचमुच पागल हो गई थी। अपनी भावनाएं व्यक्त करने के बाद उसने मोड़ पर उनसे बहस करना बंद कर दिया। वह जानता था कि अगर उसने गति धीमी की तो मिया टाउनसेंड की कार को उनसे टकराने देगी। उस समय कोई भी खेल को सुरक्षित रूप से समाप्त नहीं कर पाएगा। मिया, क्या तुम पागल हो? टाउनसेंड भी हताश था। मैं ऋत्विक ओबरॉय को खोना नहीं चाहता। तुम्हें जीतने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, भले ही इसका मतलब उससे टकराना ही क्यों न हो, मिया ने दबंगई से कहा। लेकिन टाउनसेंड इस समय इसे स्वीकार नहीं कर सका, खासकर तब जब उसने देखा कि ऋत्विक ओबरॉय की मोटरसाइकिल पहले ही उनसे पीछे छूट चुकी थी। क्या और कुछ है जो उसे समझ नहीं आ रहा? ऋत्विक ओबरॉय अब उसके साथ खेलना ही नहीं चाहता था। हम हार गए, और इस बार पूरी तरह से हार गए। ऋत्विक ओबरॉय सबसे पहले मंजिल पर पहुंच गए। जब बाकियों ने मिया की लाल आंखें देखीं, तो वे सब इकट्ठा हो गए और उसे चिढ़ाने लगे। ठीक है छोटी राजकुमारी, शर्त तो शर्त होती है। ऋत्विक ओबरॉय को घूरना बंद करो। तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो बहुत सारे मर्द हैं। अगर ऋत्विक ओबरॉय न भी हो तो भी टैंग सेन तो है ही। सिर्फ एक पर क्यों अड़े रहना? मत रो। वापस आने पर मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाऊंगी। इससे तुम्हारा मन खुश हो जाएगा, है ना? मिया ने सिर हिलाया, सीधे ऋत्विक ओबरॉय के पास गई, सायशा देवनानी की तरफ देखा, फिर बाकियों की तरफ, और सीधे बोली, भाई चेंग, क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करते हो? मिया, दिल के मामले जबरदस्ती नहीं किए जा सकते, ऋत्विक ओबरॉय ने शांति से कहा। वह पराग वालिया जैसा नहीं था, जो वासना से प्रेरित होकर किसी औरत की भावनाओं से खिलवाड़ कर सके। वह तो बस एक ही इंसान चाहता था जिसके साथ जिंदगी बिता सके। तो आज तुम जीत गई, तो तुम चाहती हो कि मैं टाउनसेंड के साथ रहूं, बस इतना ही? मिया ने गुस्से से पूछा। ऋत्विक ओबरॉय की ऐसी कोई योजना नहीं थी, वह तो बस यही चाहता था कि मिया उसे छोड़ दे। लेकिन वह उसे समझा नहीं पाया। मिया पलटी और टाउनसेंड को जोर से थप्पड़ मारते हुए बोली, थॉम्पसन, मेरी बात सुनो। ऋत्विक ओबरॉय के बिना भी मुझे तुम जैसे निकम्मे इंसान कभी पसंद नहीं आते। ये कहकर उसने सायशा देवनानी को नाराजगी से देखा और जानबूझकर उसे याद दिलाया, मिस, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, एक बात समझ लो। ऋत्विक ओबरॉय कोई मामूली इंसान नहीं है। बहुत सी औरतें उसे पसंद करती हैं। अभी तो तुम उसे थामे रह सकती हो, लेकिन बाद में क्या? अगर उसे कोई और छीन ले तो क्या होगा? रोने से भी ज्यादा दुख होगा उसका। सायशा देवनानी के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए, उनकी आंखें और भौहें मानो जम गई थीं। वह धीरे धीरे और सोच समझकर बोली, हर शब्द दृढ़ विश्वास से भरा था, तो मैं उसे वापस लाऊंगी। उसकी टांगें तोड़ दो, उसे पिंजरे में बंद कर दो, और वह जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। मिया ने दांत पीस लिए। ये प्यार नहीं, बस बीमारी है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसे हर चीज में सबसे अच्छा देना चाहिए। प्यार देने और संयम के बारे में है, लेने या शोषण करने के बारे में नहीं। सायशा देवनानी ठंडे भाव से चुप रहीं। हालांकि ऋत्विक ओबरॉय को खतरा महसूस हुआ। रूहान देवनानी ने सायशा देवनानी को पहले किस तरह की औरत बताया था? क्या सायशा देवनानी जबरन शादी, कैद और खेलो? ऋत्विक ओबरॉय जैसे ही सोच में पड़े, अचानक उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई। अध्याय 62। मैंने बहुत ज्यादा कुत्ते का खाना खा लिया है, मेरा पेट भर गया है। यह मिया है। वह वास्तव में हार मानने को तैयार नहीं थी और सायशा देवनानी को उकसाने के लिए ऋत्विक ओबरॉय के पास चुपके से जाकर उसके चेहरे पर चुंबन करने का अवसर लेना चाहती थी। हालांकि इससे पहले कि वह ऋत्विक ओबरॉय के चेहरे को छू भी पाती, उसने देखा कि सायशा देवनानी एक तरफ मुड़ी, पंजों के बल खड़ी हुई और पहले ऋत्विक ओबरॉय के होठों को चूमा। मिया पूरी तरह से दंग रह गई। ये औरत इतनी तेज कैसे चलती है? उसने ऋत्विक ओबरॉय को चूमने से पहले ही उसे चूम लिया था। मिया इतनी गुस्से में थी कि उसने सायशा देवनानी के बाल पकड़ना चाहा, लेकिन टाउनसेंड ने उसे रोक दिया। फिर हमने ऋत्विक ओबरॉय और सायशा देवनानी को अलग होते देखा। अरे, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मिया ने सायशा देवनानी के चेहरे पर अपनी उंगली उठाई। इस समय सायशा देवनानी के हाव भाव इतने भयानक थे कि वह सबको धूल में मिला सकती थी। ऋत्विक ओबरॉय को भी खतरा महसूस हुआ। उसने जल्दी से सायशा देवनानी को एक तरफ खींच लिया और उससे विनती की, उससे बहस मत करो, ठीक है? हालांकि सायशा देवनानी के हाव भाव बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, बल्कि तूफान और तेज होता जा रहा था। चारों ओर से एक जानलेवा इरादा उठता दिख रहा था, जिससे हर कोई बेचैन हो रहा था। ऋत्विक ओबरॉय जानता था कि उसे अब सायशा देवनानी को मनाना होगा, वरना टैंग सेन और बाकियों का अंत हो जाएगा।
मिया ने खुद ही यह सब अपने ऊपर लाद लिया था, इसलिए अब वह उसकी परवाह करना बंद कर सकता था। लेकिन टाउनसेंड के भाई यूं ही खड़े होकर कुछ नहीं कर सकते थे। ऋत्विक ओबरॉय थोड़ा चिंतित थे और उन्हें कोई बेहतर उपाय नहीं सूझ रहा था। आखिरकार उन्होंने अचानक सायशा देवनानी की कमर में हाथ डाला और धीरे से उनके होठों को चूम लिया। एक पुरुष का चुंबन भले ही वासना से प्रेरित न हो, लेकिन यह इतना कोमल होता है कि सबसे ठंडे दिल पर भी मुस्कान ला सकता है। सायशा देवनानी के चेहरे का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। ये देखकर ऋत्विक ओबरॉय ने झट से कहा, पहले चलें, मैं तुम्हें रात के बाजार में कुछ खाने के लिए ले चलता हूँ। ऋत्विक ओबरॉय को अपनी बात खत्म करते ही पछतावा हुआ। सायशा देवनानी जैसी अमीर उत्तराधिकारी रात के बाजार के खाने के स्टॉल पर कैसे खाना खा सकती है। सबको हैरानी हुई जब सायशा देवनानी ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। ये देखकर ऋत्विक ओबरॉय ने बिना किसी हिचकिचाहट के सायशा देवनानी को पहले मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। करण सेठी उनके पीछे खड़ा था, लेकिन उनके पीछे जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। टाउनसेंड खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, तुम क्यों नहीं जा रहे हो। करण सेठी ने अपने पेट पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए समझाया, अभी अभी मैंने बहुत ज्यादा कुत्ते का खाना खा लिया है, मेरा पेट बहुत भर गया है। ये कहकर उसने मिया की तरफ देखा और उससे याद दिलाया, मिया, ऋत्विक ओबरॉय के बगल वाले से पंगा मत लेना। वह ऋत्विक ओबरॉय के सामने केवल एक छोटे सफेद खरगोश की तरह व्यवहार करती है। जब वह निर्दयी हो जाती है तो बहुत कम लोग उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करते हैं। करण सेठी का सायशा देवनानी से ज्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन वो साफ देख सकता था कि सायशा देवनानी ऋत्विक ओबरॉय के सामने थोड़ी ज्यादा ही संकोची हो रही थी। दरअसल ये बड़ी हसीना वाकई बहुत डरावनी है। वो मार डालेगी, वो हर उस इंसान को मार डालेगी जो ये सिटी उससे छीनने की कोशिश करेगा। सिर्फ ऋत्विक ओबरॉय ही सायशा देवनानी को कोमल, प्यारी और खरगोश जैसी समझते थे। हालांकि मिया को यकीन नहीं हुआ। उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं तो उसे चुनौती दूंगी ही। अगर वो जबरदस्त है तो क्या हुआ, अगर तुम निर्दयी हो तो क्या हुआ। एक औरत बेरहमी से मर्द का दिल नहीं जीत सकती। ऋत्विक ओबरॉय को अपनी तरफ आकर्षित करने के उसके पास ढेरों तरीके हैं। मिया की निराशाजनक हालत देखकर करण सेठी ने मन ही मन अपने दिल में उसके लिए कुछ मोमबत्तियां जला लीं। लड़की, सायशा देवनानी को भड़का रही हो, तुम तो मर जाओगी। ऋत्विक ओबरॉय सायशा देवनानी को अपने पसंदीदा फूड स्टॉल पर ले गए। उन्होंने एक साफ सुथरी मेज चुनी और फिर मसालेदार क्रेफिश और ग्रिल्ड सीक ऑर्डर किए। माहौल ठीक चल रहा था, तभी बॉस मुस्कुराते हुए आए और बोले, ये बदल गए हैं। क्या तुम्हें उस लड़की को साथ लाना पसंद नहीं था। क्लिक। चॉपस्टिक टूटने की आवाज सुनकर ऋत्विक ओबरॉय ने बगल में देखा और सायशा देवनानी की आंखों में एक खतरनाक चमक देखी। यार, ऐसे मजाक नहीं करते, ऋत्विक ओबरॉय ने जल्दी से अपने बॉस को समझाया। बॉस वाकई हैरान रह गए, क्योंकि घर में डिस्पोजेबल चॉपस्टिक नहीं बल्कि स्टेनलेस स्टील की चॉपस्टिक इस्तेमाल होती हैं। ज्यादातर मर्द भी इसे इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाते, लेकिन सायशा देवनानी ने इसे झटपट तोड़ दिया। बॉस को एहसास हुआ कि उन्होंने मजाक में हद कर दी है। आज ऋत्विक ओबरॉय जिन लड़कियों को लाए हैं उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अपनी जान बचाने की चाहत में मालिक ने मुस्कुराते हुए झट से समझाया, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ऋत्विक ओबरॉय 5 सालों से किसी औरत को यहाँ खाने पर नहीं लाए, तो 5 साल पहले वो यहाँ लोगों को लाए थे। सायशा देवनानी ने शांति से पूछा। वे दोनों सामान्य बातचीत कर रहे थे, लेकिन ऋत्विक ओबरॉय अभी भी दबाव महसूस कर रहे थे। खुद ऋत्विक ओबरॉय को भी यह अजीब लगा, सायशा देवनानी की भावनाओं में क्या खोट है। बॉस ने ऋत्विक ओबरॉय की तरफ देखा और फिर कहा, उसे एक लड़की पसंद थी, पर तब से वो उसे यहाँ नहीं लाया। 5 साल हो गए, कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। इतना कहकर बॉस जितनी तेजी से हो सका वहां से खिसक गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अब और वहां रुक सके, वरना उसे लग रहा था कि यह लड़की उसका सिर फाड़ डालेगी। मालिक के बिना ऋत्विक ओबरॉय ने सावधानी से सायशा देवनानी की प्लेट में एक क्रेफिश रखी, फिर अजीब तरह से कहा, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर ऐसा ही होता है, सबको मजाक करना पसंद है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो क्या हम अभी वापस चलें। सायशा देवनानी ने बड़ी शालीनता से क्रेफिश का खोल खोला और उसके अंदर का कोमल सफेद मांस ऋत्विक ओबरॉय के कटोरे में डाल दिया। उसकी हरकतों से ऋत्विक ओबरॉय चौंक गए। आपको पता होना चाहिए कि ऋत्विक ओबरॉय ने सायशा देवनानी जैसी मजबूत महिला को पहले कभी ऐसा करते नहीं देखा। उसने उसके लिए क्रेफिश भी छीली। इससे फर्क पड़ता है। हालांकि इससे पहले कि ऋत्विक ओबरॉय एक निवाला भी खा पाते, एक महिला अचानक वहां आ पहुंची। ओह ऋत्विक ओबरॉय, तुम कितने दयनीय हो। नैना कुलकर्णी ने अपनी नाक भींची और ऋत्विक ओबरॉय को कुछ तिरस्कार से देखा। आज पराग वालिया से संपर्क न कर पाने के कारण वह एक जवान खूबसूरत आदमी के साथ ड्रिंक्स के लिए बाहर गई थी और वहां से गुजरते हुए उसने ऋत्विक ओबरॉय को देख लिया। वह बोर हो रही थी, इसलिए वह ऋत्विक ओबरॉय को चिढ़ाना चाहती थी।
ऋत्विक ओबरॉय ने बिना कोई जवाब दिए उदासीनता से उसकी तरफ देखा, लेकिन नैना कुलकर्णी को उसकी अनदेखी पसंद नहीं आई, और जब उसने सायशा देवनानी को देखा तो उसे डर लगा। जो आदमी इतने सालों से उसके तलवे चाट रहा था, उसके पास अचानक एक और औरत कैसे आ गई? और यह औरत तो काफी आकर्षक है। नैना कुलकर्णी ऋत्विक ओबरॉय को जाने देने को तैयार नहीं थी। उसके हाव भाव बार बार बदल रहे थे और वह अपनी आंखों में सायशा देवनानी के लिए घृणा छिपा नहीं पा रही थी। ऋत्विक ओबरॉय माने या न माने, उसने एक कुर्सी खींची और उसके बगल में बैठ गई। फिर ऋत्विक ओबरॉय के बहुत करीब होने का नाटक करते हुए उसने कहा, ऋत्विक ओबरॉय, मुझे लगा था कि 5 साल हो गए हैं और तुमने मुझे सचमुच जाने दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें अब भी याद होगा कि मुझे क्या खाना पसंद है। ये क्रेफिश, हर एक में मेरे लिए तुम्हारे प्यार का एक टुकड़ा छिपा है ना? ऋत्विक ओबरॉय ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। नैना कुलकर्णी इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हैं? जैसे ही वह नैना कुलकर्णी को जाने के लिए कहने ही वाले थे, नैना कुलकर्णी ने अचानक सायशा देवनानी को गंभीर भाव से देखा। अरे यार, मैं सोच रही थी कि क्यों मुझे हमेशा लगता था कि तुम थोड़ी अजीब दिखती हो। पता चला कि तुम कुछ मेरी जैसी दिखती हो। ऋत्विक ओबरॉय तुम्हें मेरे स्टैंड इन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मिस, तुम बहुत दयनीय हो। मुझे सच में तुमसे सहानुभूति है। मैं यही करूंगा, मैं तुम्हें 5000 युआन दूंगा और तुम ऋत्विक ओबरॉय से रिश्ता तोड़ सकती हो। सायशा देवनानी, कितने? नैना कुलकर्णी, 5000। ज्यादा से ज्यादा यही तो है जो मैं ले सकती हूँ। सायशा देवनानी व्यंग्य। सुनील मोहन, 50 लाख एक युआन के सिक्के बदलो और उसे कुचलकर मार डालो। बस एक छोटा सा नाटक, थोड़ा शरारत भरा टिल्ड बहुत गर्मी है। सभी लोग कृपया हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सावधानी बरतें। अध्याय 63 पति टिल्ड ऋत्विक ओबरॉय के होंठ हल्के से फड़क गए। नैना कुलकर्णी का दिमाग पराग वालिया खा गया होगा। सायशा देवनानी को तो अपने 5000 युआन भी नहीं चाहिए थे। इस वक्त सायशा देवनानी ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उन्होंने बड़ी नजाकत से क्रेफिश के छिलके उतारे और उन्हें ऋत्विक ओबरॉय की छोटी प्लेट में रख दिया। उन्होंने उदासीनता से नैना कुलकर्णी की ओर देखा। क्या तुमने अभी कुछ कहा? नैना कुलकर्णी एक पल के लिए अवाक रह गईं और सायशा देवनानी को असंतोष से देखने लगीं। उन्हें पहले कभी किसी महिला ने इस तरह नजरअंदाज नहीं किया था। और उस महिला के कपड़े भी औसत दर्जे के थे, उनके जैसे महंगे नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह शर्मिंदा करने की? दरअसल तुम्हें भी बहुत मुश्किल हुई है ऋत्विक ओबरॉय के साथ सड़क किनारे ठेलों पर खाना खाने जाना। मैं तुम पर दया करके तुम्हें $200 और दूंगी। इतना विनम्र मत बनो, हम सब औरतें हैं, मैं औरतों के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करूंगी। नैना कुलकर्णी ने कहा और फिर अपना बटुआ उठाया। क्या औरतें दूसरी औरतों के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करती? सायशा देवनानी के होठों पर अचानक मुस्कान आ गई। उसने नैना कुलकर्णी की तरफ देखा और रूखी आवाज में बोली, तुम्हारा नाम फिर क्या है? खर्राटे, उसे फिर से नजरअंदाज करो। नैना कुलकर्णी सायशा देवनानी के सामने शेखी बघारने ही वाली थी कि सायशा देवनानी ने पलटकर ऋत्विक ओबरॉय की तरफ देखा और धीरे से बोली, जानू, क्या ये वही औरत नहीं है जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें कोई स्वाद नहीं है? पति शब्द सुनते ही ऋत्विक ओबरॉय का दिल धड़क उठा। सायशा देवनानी जैसी औरत से पति शब्द सुनने की उम्मीद तो नहीं थी। सायशा देवनानी की बात सुनकर नैना कुलकर्णी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने दांत पीसते हुए पूछा, किसे अदूरदर्शी कह रही हो? अदूरदर्शी? क्या पता। सायशा देवनानी ने अपनी उंगली उठाकर होठों पर रख ली और चुप रहने का इशारा किया। हालांकि उसकी हरकतें बेहद आकर्षक थीं, नैना कुलकर्णी को एक तेज ठंडक महसूस हुई जिससे उसके पैरों के तलवे भी ठंडे हो गए। लेकिन नैना कुलकर्णी हार मानने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने गुस्से में मेज पर हाथ पटक दिया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर चुप हो जाऊंगी? तुम मुझे क्या समझते हो? मैं ऐसी नहीं हूं जिसे तुम लोग बेइज्जत कर सको। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने ऋत्विक ओबरॉय को फिर से देखा। हालांकि वह अब भी दिल से ऋत्विक ओबरॉय को नीची नजर से देखती थी, उन्हें लग रहा था कि वह औरतों के सामने अपनी इज्जत नहीं गंवा सकती। इसलिए वह साबित करना चाहती थी कि ऋत्विक ओबरॉय के मन में अब भी उनके लिए भावनाएं हैं। नैना कुलकर्णी ने हाथ बढ़ाकर ऋत्विक ओबरॉय के कंधे को छुआ और मीठी, चुलबुली आवाज में बोली, ऋत्विक ओबरॉय, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज मुझे गले लगा लो। मुझे पता है कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो और मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करोगे। इससे पहले कि उसका हाथ ऋत्विक ओबरॉय के शरीर को छू पाता, डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स की एक जोड़ी उसके हाथ से टकरा गई। सायशा देवनानी, जो शांत और संयमित दिख रही थी, बोली, उसे फिर से छुआ तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ऋत्विक ओबरॉय ने सायशा देवनानी को हैरानी से देखा। सच कहूं तो वह काफी उग्र थीं, लेकिन ये बहुत प्यारी है। नैना कुलकर्णी का हाथ वहीं जम गया। उन्होंने नाराजगी से सायशा देवनानी को घूरा। तुम मुझ पर चिल्लाईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की?
ये कहने के बाद उनके चेहरे पर तुरंत आंसू आ गए और उन्होंने ऋत्विक ओबरॉय से विनती की, ऋत्विक ओबरॉय, देखो, उसने मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत की, क्या तुम उसे मारने में मेरी मदद कर सकते हो? जानू, पहले कुछ खा लेते हैं। सायशा देवनानी ने उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज किया, फिर ऋत्विक ओबरॉय के कंधे पर हाथ रखा और बेहद कोमल और मधुर आवाज में कहा, हमें ऐसे लोगों को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। मुझे पता है कि तुम दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, मेरे पति। नैना कुलकर्णी, रुको, इस औरत ने मुझसे कैसे सीखा? ये भी अब चाय की शौकीन हो गई है। कुछ ही दूरी पर सुनील मोहन, जो पहले से ही उनके अंगरक्षकों में थे, चौंककर अपनी छाती थपथपाए। हे भगवान, उनके सीईओ लियू इतने विनम्र कैसे हो सकते हैं? लेकिन मैंने सुना है कि राष्ट्रपति देवनानी अचानक विनम्र हो गए हैं, दुनिया का अंत हो गया होगा। मिस लिन, आप तो बर्बाद हो गईं। आप हमारे सीईओ लियू से टकरा गईं, आप तो बिल्कुल बर्बाद हो गईं। नैना कुलकर्णी सायशा देवनानी से हारना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने सीधे ऋत्विक ओबरॉय की ओर देखा और उदारता से कहा, ठीक है ऋत्विक ओबरॉय, मुझे पता है कि आपने जानबूझकर इस औरत को मुझे उकसाने दिया क्योंकि आप अभी भी मुझे जाने नहीं दे सकते। मैं समझती हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आपको भी समझना होगा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मेरे भाग्य में राजकुमारी बनना और एक अच्छी जिंदगी जीना लिखा है। आप मुझे एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते, इसलिए बेशक मुझे पहले पराग वालिया का अनुसरण करना होगा, पर मेरे दिल में अब भी तुम्हारी जगह है। तुम्हें इस औरत को जल्दी से छोड़ देना चाहिए, फिर हम रात बिताने के लिए किसी होटल में साथ चलेंगे। मैं तुम्हें धीरे धीरे अपनी योजना बताऊंगी। ये निमंत्रण ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। वहां सुनील मोहन ने मोमबत्तियां जलानी शुरू कर दी हैं। औरत, अब तुम मुझे सिर्फ उकसा नहीं रही हो, तुम बाघ के मुंह से एक आदमी को छीनने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे सीईओ लियू को इतनी आसानी से हमसे छीन सकती हो? सायशा देवनानी इस समय सचमुच खुद को रोक रही थीं। वह नहीं चाहती थीं कि ऋत्विक ओबरॉय उनका क्रूर रूप देखें, इसलिए उन्होंने अपने शरीर की हिंसा को दबा लिया। उन्होंने नैना कुलकर्णी की तरफ देखा और धीरे से बोलने लगी, लगता है मिस लिन को दूसरों के पतियों को चुराने में बहुत मजा आता है। ये तो बड़ी बेशर्मी है। मुझे मिस लिन को कुछ इनाम देना चाहिए। नैना कुलकर्णी को सायशा देवनानी का बार बार अपने पति का जिक्र करना बहुत बुरा लगा और उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, मुझे ऐसे पति मत कहो। क्या तुमने और ऋत्विक ओबरॉय ने अपनी शादी रजिस्टर करवाई है? क्या तुम्हारा कोई आधिकारिक दर्जा है? अगर कुछ नहीं है तो मेरे सामने असली पत्नी जैसा व्यवहार मत करो। सायशा देवनानी ने नैना कुलकर्णी की तरफ देखा, जो किसी जोकर की तरह व्यवहार कर रही थी। एक हल्की मुस्कान के साथ ऋत्विक ओबरॉय के कंधे पर सिर टिकाकर आलस से बोली, तुम्हें कैसे पता कि मेरा कोई औपचारिक दर्जा नहीं है? क्या तुमने विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय से पता किया? ओह, मैं समझ गई। तुम और पराग वालिया 5 साल से साथ हो और तुम्हें कुछ नहीं मिला। तुम्हें लगता है कि सारी औरतें तुम्हारी जैसी होती हैं। मिस लिन, तुम एक इंसान के तौर पर कितनी नाकाम हो, ये बहुत ही दयनीय है। ऋत्विक ओबरॉय ने अपनी बाहों में उस तीखी जुबान वाली छोटी सी औरत को देखते हुए एक भान उठाए। सच कहूं तो उसकी तीखी जुबान की वजह से ही उसे वह थोड़ी पसंद आई थी। नैना कुलकर्णी सायशा देवनानी की बातों से वाकई हैरान रह गईं और गुस्से से पलटकर सायशा देवनानी को मारने के लिए बियर की बोतल ढूंढने लगीं। इससे पहले कि वे उसे ढूंढ पाती, काले लिबास में 2 आदमियों ने उनके कंधे पकड़ लिए। हनी, सच में तुम अपने बॉडीगार्ड्स को मिस लिन को गिरफ्तार करने कैसे दे सकती हो? सायशा देवनानी ने ऋत्विक ओबरॉय को आंख मारी। ऋत्विक ओबरॉय तुरंत समझ गए कि उसका क्या मतलब है। वह अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। ऋत्विक ओबरॉय, क्या ये आपके बॉडीगार्ड हैं? नैना कुलकर्णी की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें इस बात पर पूरा यकीन था कि ऋत्विक ओबरॉय के पास एक बॉडीगार्ड भी हो सकता है। और इन सभी बॉडीगार्ड्स ने खास तौर पर डिजाइन किए गए सूट पहने हुए थे। आम हस्तियों के बॉडीगार्ड इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। क्या ऋत्विक ओबरॉय उनसे कुछ ऐसा छिपा रहे हैं जो उन्होंने उन्हें कभी बताया ही नहीं? नैना कुलकर्णी कई तरह के अनुमान लगा रही थी और चाहती थी कि ऋत्विक ओबरॉय उन्हें सच सच जवाब दें। ऋत्विक ओबरॉय, अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि 5 साल पहले तुम जिस औरत के साथ सोए थे वह कौन थी। वह जानती थी कि ऋत्विक ओबरॉय ने किसी से 5 साल पहले की घटना के बारे में पूछा था। उसने सोचा कि इससे उसे ऋत्विक ओबरॉय पर बढ़त मिलेगी और उनके बीच कलह भी पैदा होगी। 5 साल पहले की घटना सुनकर ऋत्विक ओबरॉय के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने उसके साथ समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैं तो भूल ही गया हूँ कि 5 साल पहले क्या हुआ था। बोलते हुए उसने सायशा देवनानी को अपनी बाहों में देखा, कुछ पल रुका और फिर बोला, पहले घर चलते हैं, ठीक है? सायशा देवनानी ने जम्हाई ली और स्नेह से सिर हिलाया, ठीक है पतिदेव, मुझे गले लगा लो। उस पल उसके चेहरे के भाव बिल्कुल छोटी लाडो जैसे थे। ऋत्विक ओबरॉय ने उसका एकांतप्रिय और निर्णायक स्वभाव पहले भी देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उसे इतना प्यारा देखा था।
यह विरोधाभास की भावना। म्याऊं, मेरा स्वास्थ्य बार लगभग खाली है। बिना किसी हिचकिचाहट के ऋत्विक ओबरॉय ने सायशा देवनानी को प्रिंसेस कैरी में उठा लिया और दोनों पार्किंग एरिया की ओर चल पड़े। तभी सुनील मोहन बिल्कुल सही समय पर आए, बिल चुकाने गए और नैना कुलकर्णी को चेतावनी भरी नजरों से देखते हुए बोले, मिस, हमारे मालिक ऐसे नहीं हैं जिन पर आप लालच कर सकें। उम्मीद है आप खुद पर काबू रखेंगी, वरना आपका हाथ सचमुच टूट जाएगा। ठीक है ऋत्विक ओबरॉय, तुमने अपने नौकर को मुझे धमकाने की हिम्मत दी। ऋत्विक ओबरॉय और सायशा देवनानी को लग्जरी कार में बैठते देख नैना कुलकर्णी आग बबूला हो गईं। फिर पीछे खड़े युवक की तरफ देखते हुए उसने कहा, जाओ कार ले आओ। वह उनके पीछे जाकर देखना चाहती थी। उसे पता लगाना था कि क्या ऋत्विक ओबरॉय वाकई अमीर हो गए हैं, और ऋत्विक ओबरॉय के साथ यह औरत कितनी अजीब लग रही है। उसका रूप साफ तौर पर लोमड़ी जैसी है, लेकिन उसका व्यवहार बहुत ही ठंडा और निर्दयी है। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। कार के अंदर ऋत्विक ओबरॉय ने सायशा देवनानी को सावधानी से पिछली सीट पर बिठाया और थोड़े अपराधबोध से कहा, माफ करना, मैंने अभी तुम्हें अपने साथ नाटक करने पर मजबूर किया। कोई बात नहीं। दरअसल उसे ऋत्विक ओबरॉय को पति कहने का एहसास बहुत अच्छा लगा। वह तो यहाँ तक चाहती थी कि काश वह ऋत्विक ओबरॉय को तुरंत अपना पति बना लेती और उसे हर समय अपने पास रख पाती। नैना कुलकर्णी जैसी औरतों की बात करें तो अगर ऋत्विक ओबरॉय न होते तो वह सचमुच उनकी टांगें तोड़ देती। अध्याय 64। क्या हमें साथ मिलकर अपने प्यार का इजहार करना चाहिए? शुक्र है पफ और बाकी लोग यहाँ नहीं हैं। ऋत्विक ओबरॉय आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए, ये सोचकर कि पिछली बार कैसे चारों छोटी बच्चियां गुस्से में छोटी पफरफिश में बदल गई थीं। हालांकि ऋत्विक ओबरॉय को यह नहीं पता था कि इसी समय अंगरक्षकों ने चारों छोटी बच्चियों को उनके साथ हो रही घटनाओं की जानकारी दे दी थी। यामिनी ओबरॉय के साथ बातें कर रही छोटी लड़कियां सभी उदास और शैतान बन गईं। खासकर छोटी लाडो के लिए उसके हाथ में अनमुक्सी दही भी अब उतना स्वादिष्ट नहीं लगता। उसने मुंह बनाया और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये देखकर यामिनी ओबरॉय ने झट से छोटी लाडो से पूछा, बेबी, क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे तुम नाराज हो गईं? छोटी लाडो ने परेशान होकर सिर हिलाया। मैं उन सभी औरतों को कैसे मार सकती हूँ जो पापा को बिना उनकी जानकारी के परेशान कर रही हैं? यामिनी ओबरॉय, बाओ ए, तुम कितने साल की हो? क्या तुम अभी से बड़ों को मारने के बारे में सोच रही हो? यामिनी ओबरॉय ने अनजाने में ही निगल लिया, ये सोचकर कि बाकी औरतों को खुद पर काबू रखना चाहिए और उसकी चचेरी बहन के करीब आकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और एक पल सोचने के बाद यामिनी ओबरॉय खुद को रोक नहीं पाईं और पूछ बैठी, बच्चों, भविष्य में तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करोगे, है ना? छोटी लाडो ने गंभीरता से सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, आंटी हमारे पापा की बहन हैं। बशर्ते उन्हें हमारे पापा पसंद न हो और वो हमारी मम्मी की दुश्मन न बन जाएं। हम अपनी आंटी के खिलाफ क्यों जाएं? हमें उनके साथ एक प्यार भरा परिवार बनना चाहिए। छोटी चुड़ैल के हाव भाव देखकर यामिनी ओबरॉय के अंदर एक अजीब सी उदासी उमड़ पड़ी। उसे ऋत्विक ओबरॉय पसंद नहीं था क्योंकि वो जानती थी कि वो उसके लिए काफी नहीं है। लेकिन वो और ऋत्विक ओबरॉय, यामिनी ओबरॉय दुविधा में थी। उनके दिल में इतने राज दबे थे कि वो उन्हें जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। उन्हें डर था कि अगर ये बात बाहर आ गई तो ऋत्विक ओबरॉय के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इधर सायशा देवनानी ने ऋत्विक ओबरॉय का फोन बजता देखा। उन्होंने नंबर पहचान लिया, वो सुहानी रॉय का था। ऋत्विक ओबरॉय ने सायशा देवनानी को टालने की कोशिश नहीं की और सीधे फोन उठा लिया। फोन के दूसरी तरफ सुहानी रॉय साफ तौर पर बहुत उत्साहित थीं। भाई चेन टिल्ड 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 टिल्ड, उनकी भावुक मीठी आवाज सुनकर, जो मानो मारियाना ट्रेंच की ओर जा रही थी, ऋत्विक ओबरॉय के होंठ जोर से फड़कने लगे और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, इंसानों की तरह बोलो। सुहानी रॉय ने मुंह बनाया, कितना गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ प्यारी भी नहीं बन सकती। मतलब तुम चाहते हो कि मैं फोन रख दूं? ऋत्विक ओबरॉय ने बगल में बैठी सायशा देवनानी की तरफ देखा। उन्हें पता नहीं क्यों, बस उन्हें लगा कि सायशा देवनानी के सामने औरतों से ज्यादा बात करना उनके लिए ठीक नहीं है। सुहानी रॉय ने महसूस किया कि ऋत्विक ओबरॉय में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत कुछ गलत कल्पनाएं मन में गढ़ ली और घबराकर बोली, ऋत्विक ओबरॉय, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इस समय किसी औरत के साथ हो? सुहानी रॉय, ऋत्विक ओबरॉय ने बेबसी से कहा। उन्होंने हिम्मत करके कहा कि उस औरत के मन में पहले से ही कुछ अस्वास्थ्यकर छवियां हैं। आवेई के 18 स्टाइल्स। सुहानी रॉय की कल्पनाएं बेकाबू हो गईं। अरे, हमेशा के लिए अकेले रहने वाले कुत्ते, किसे ढूंढ रहे हो? मत कहना कि वो मेरी कजिन है। खांसी खांसी खांसी। ऋत्विक ओबरॉय प्रशंसा से लगभग अवाक रह गए। सुहानी रॉय, वो बड़ी पीली लड़की, क्या तुम्हारा दिमाग सामान्य नहीं हो सकता? सुहानी रॉय, तुम्हारी कजिन और मेरे बीच कोई अंतरंगता नहीं है। हम बिल्कुल मासूम हैं। ऋत्विक ओबरॉय ने जल्दी से समझाया। उन्हें डर था कि कहीं वहां से कोई बेहद अभद्र टिप्पणी न निकल आए और उनके बगल में बैठी सायशा देवनानी सुन लें।
तभी सायशा देवनानी ने उन्हें खुद से दूर जाने के लिए इतना आतुर देखा और उनकी आंखें छिपी हुई भावनाओं से भर गईं। इस बीच सुहानी रॉय ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि ऋत्विक ओबरॉय और सायशा देवनानी साथ हैं। हालांकि उसे पहले से ही पता था कि उसकी चचेरी बहन ऋत्विक ओबरॉय को पाने की जिद पर अड़ी हुई है। मैं कुछ नहीं बदल सकती, लेकिन एक कड़वा मीठा एहसास तो है ही। लगता है वो जिंदगी भर ऋत्विक ओबरॉय के साथ सिर्फ एक भाई की तरह ही रह सकती है। आखिर तुमने किस बात के लिए फोन किया था? ऋत्विक ओबरॉय ने फिर पूछा। सुहानी रॉय भी होश में आई, सामने चल रहे लाइव स्ट्रीम को देखा और शरारती मुस्कान के साथ बोली, वो साला पराग वालिया आज मशहूर हो गया है। जोया माहेश्वरी और उसकी सहेलियां उसे लाइव स्ट्रीम में घसीट लाईं और वो कुछ हटे कट्टे लड़कों के साथ लाइव स्ट्रीम कर रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पराग वालिया एक वेश्या होगा। ये देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। ऋत्विक ओबरॉय दंग रह गए। हालांकि उन्हें पहले से ही पता था कि सायशा देवनानी पराग वालिया से पंगा लेने वाली हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुहानी रॉय इतनी जल्दी लाइव स्ट्रीम देख लेंगी। दरअसल ऋत्विक ओबरॉय इस बात से अनजान थे कि सायशा देवनानी ने पराग वालिया पर धमाकेदार हमला करवाने के लिए किसी का इंतजाम कर रखा है। ये लाइव स्ट्रीम कुछ ऐसा है जिसे महेंद्र ओबरॉय जैसे लोग जो इंटरनेट पर सर्फिंग नहीं करते अब शायद ही देख पाएं। सुहानी रॉय की तो बात ही छोड़िए। सायशा देवनानी आखिरकार एक निर्दयी और निर्णायक महिला टाइकून है। वह पराग वालिया को इतनी आसानी से कभी नहीं जाने देंगी। इसके अलावा उन्होंने पराग वालिया को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह पराग वालिया को अपमानित करने और ओबरॉय परिवार से निपटने का काम ऋत्विक ओबरॉय पर छोड़ना चाहती थीं। वह जानती थी कि भले ही ऋत्विक ओबरॉय ने ऐसा न कहा हो, वह सचमुच चाहते थे कि ओबरॉय परिवार पिछले 5 सालों में उनका सारा कर्ज चुका दे। आप किसे निर्दयी कह रहे हैं? अगर वह कोई पुरुष होता तो मैं समझ सकती थी, लेकिन एक महिला। ऋत्विक ओबरॉय, आपको इस तरह की महिला से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। सुहानी रॉय ने यह कहते हुए मन ही मन सोचा कि वह किसी को इस तरह से अपमानित नहीं कर सकती। वह ऐसे निर्दयी तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऋत्विक ओबरॉय ने सायशा देवनानी की तरफ देखा, जिनका मूड कुछ उदास लग रहा था। उन्होंने गला साफ किया और फिर कहा, रात हो गई है, इसलिए ये बेकार की लाइव स्ट्रीम देखना बंद करो और सो जाओ। क्या तुम मुझे इसलिए जल्दी सुला रही हो क्योंकि तुम मेरी कजिन के साथ हो? तुम सच में मेरी कजिन के पति बनने वाले हो और जिंदगी भर मुझ पर हावी रहने वाले हो। सुहानी रॉय के बोलते ही उसका दिल और भी जोर से धड़कने लगा। ऋत्विक ओबरॉय ने बगल में बैठी सायशा देवनानी की तरफ देखा, 2 बार खांसी और कहा, जाओ नहा धोकर सो जाओ। गपशप मत करो। सोने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगले हफ्ते मेरा एक डेटिंग रियलिटी शो है और मैंने अपनी बहन से तुम्हारा प्रमोशन करने को कहा है। तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी होगी। सुहानी रॉय इस समय के सबसे लोकप्रिय डेटिंग रियलिटी शो में हिस्सा लेने वाली हैं और वह ऋत्विक ओबरॉय का प्रचार बढ़ाना चाहती हैं। ऋत्विक ओबरॉय को तब सिरदर्द होने लगा जब उन्होंने रियलिटी शो में डेटिंग के बारे में सुना, और जब वह मना करने ही वाला था कि सुहानी रॉय ने कहा, पराग वालिया और नैना कुलकर्णी भी आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वे आपके अतीत का फायदा उठाकर लोकप्रिय होने का सबूत देना चाहते हैं कि वे 5 साल पहले एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। क्या आप उन्हें हराने का यह मौका गंवा देंगे? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसे बिल्कुल नहीं गंवाता। ये सुनकर ऋत्विक ओबरॉय चुप हो गए। जी हाँ, पराग वालिया और नैना कुलकर्णी 5 साल पहले की किसी बात का इस्तेमाल करके उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, जो बिल्कुल असहनीय है। ठीक है, मैं अपनी शूटिंग शेड्यूल तय करूंगा और फिर आपके साथ चलूंगा। ऋत्विक ओबरॉय मान गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि सायशा देवनानी की आंखों में कितनी गहरी हत्यारी मंशा थी जब उन्होंने उन्हें सहमति देते देखा। तो फिर मैं डेटिंग रियलिटी शो में आपके प्रदर्शन का इंतजार करूंगा। फोन रखने के बाद ऋत्विक ओबरॉय ने सायशा देवनानी की ओर देखा। इस समय सायशा देवनानी ने अपनी भावनाओं को साफ दबा लिया था। क्या आप डेटिंग रियलिटी शो में हिस्सा लेना चाहते हैं? ऋत्विक ओबरॉय ने उससे यह बात नहीं छिपाई। पराग वालिया और बाकी लोग ही 5 साल पहले हुई घटना का इस्तेमाल अपने प्यार का इजहार करने के लिए करना चाहते थे। मुझे जाकर उनके मुंह पर तमाचा मारना ही होगा। सायशा देवनानी की आंखें साफ बदल गईं। खैर, वह सुहानी रॉय के मुंह पर तमाचा मारने वाली थी, उसके साथ रहने वाली नहीं। 5 साल पहले जो हुआ था उसे याद करके ऋत्विक ओबरॉय की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। 5 साल पहले उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची थी और महेंद्र ओबरॉय से किसी को मुझे सबक सिखाने और जेल भिजवाने के लिए कहा था। मैं इस रंजिश को यूं ही नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सायशा देवनानी ने ऋत्विक ओबरॉय का हाथ थाम लिया। ऋत्विक ओबरॉय के एक शब्द से वह कुछ ही मिनटों में ओबरॉय परिवार का सफाया कर सकती थी। मुझे खुद ही यह करना होगा। ऋत्विक ओबरॉय मुस्कुराए। हालांकि पराग वालिया और महेंद्र ओबरॉय उन पर कुछ एहसानमंद थे, लेकिन ओबरॉय परिवार में अभी भी कुछ अच्छे लोग हैं। इसके अलावा उसने अभी तक कुछ चीजें हासिल नहीं की हैं, इसलिए वह ओबरॉय परिवार के खिलाफ इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं कर सकता।
उस समय ऋत्विक ओबरॉय ने अपनी आंख के कोने से अपने पीछे एक कार की झलक देखी। अध्याय 65। बहन, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? यात्री सीट पर अचानक चेहरे पर रोशनी पड़ी और ऋत्विक ओबरॉय ने तुरंत नैना कुलकर्णी को पहचान लिया। सायशा देवनानी ने ऋत्विक ओबरॉय की निगाहों का पीछा किया और नैना कुलकर्णी का चेहरा देखा। उसने शांति से पूछा, क्या मैं नीचे जाकर इसे संभालूं? ऋत्विक ओबरॉय ने अपना सिर हिलाया और हंसा, कोई जरूरत नहीं, वह इसके लायक नहीं है। वह सायशा देवनानी के शब्दों के लायक नहीं है और वह उससे और अधिक ध्यान पाने का हकदार नहीं है। सायशा देवनानी ने फिर कार से अपनी नजरें फेर लीं। पीछे वाली कार में नैना कुलकर्णी पहले से ही बहुत गुस्से में थी और गाड़ी चला रहे युवक से शिकायत कर रही थी, क्या तुम ये भी कर सकते हो? मैंने तुम्हें कहा था कि उनके पीछे आओ और देखो तुम कितनी तेज चल रहे हो। युवक शिकायत करने लगा, तुम मुझे बस थोड़े से पैसे देते हो पर मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊं। ये नहीं चलेगा। ये तो बहुत अच्छा है कि तुम मुझे पैसे भी दे रहे हो। जब मैं पराग वालिया के साथ थी तो हमेशा पराग वालिया ही मुझे पैसे देता था। नैना कुलकर्णी ने कहा, फिर पराग वालिया के बारे में सोचा। उसने उस कार की तरफ देखा जिसमें ऋत्विक ओबरॉय थे और पराग वालिया को फोन करने के लिए अपना फोन निकाले बिना नहीं रह सकी। लेकिन मैं पराग वालिया से फोन पर बात नहीं कर पाए। वह और भी चिड़चिड़ी हो गई और अपना फोन फेंकने लगी। गाड़ी चला रहा युवक घबरा गया और जल्दी से चेतावनी दी, नहीं बहन, अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो हमारा कार एक्सीडेंट हो जाएगा। चुप रहो। नैना कुलकर्णी ने ठंडी खर्राटों के साथ उसे बीच में ही टोक दिया। वह इस समय बहुत परेशान है। पराग वालिया उसे अनदेखा कर रहा है और यहाँ तक कि ऋत्विक ओबरॉय, जो कभी उसका कट्टर प्रशंसक हुआ करता था, अब उसकी बात नहीं सुन रहा। मानो उसने एक पल में सब कुछ खो दिया हो। बहन, युवक घबरा गया जब उसने देखा कि वह सचमुच उसका कार एक्सीडेंट करने वाली है और उसने तुरंत स्टीयरिंग व्हील घुमाकर कार रोक दी। फिर धैर्यपूर्वक उसने किनारे से कहा, अगर तुम उनका पीछा करना भी चाहती हो तो कम से कम ये तो देखो कि वे किस तरह की कार चला रहे हैं। क्या हम उनके साथ चल सकते हैं? नैना कुलकर्णी आखिरकार अपनी हैरानी से बाहर आईं। जाती हुई कार को घूरते हुए उन्होंने असंतुष्ट होकर पूछा, वह कैसी कार थी? उन छोटे पंखों को देखो, ये साफ तौर पर एक रोल्स रॉयस है, युवक ने बेबसी के भाव से कहा। और यह एक लिमिटेड एडिशन भी है। बहन, क्या वो सच में तुम्हारी सिम्प है? अगर तुम्हारे पास इतनी अमीर सिम्प है तो तुम्हें पराग वालिया की क्या जरूरत है? ये सुनकर नैना कुलकर्णी भौहें सिकोड़कर चुप हो गईं। फिर उस युवक ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और सोचा, लेकिन कोई तो वजह होगी बहन, तुमने उसके पीछे क्यों नहीं भागा? आखिरकार वो जिसके साथ है वो वाकई खूबसूरत है, हालांकि तुम उसके मुकाबले में काफी खूबसूरत हो। झट, नैना कुलकर्णी ने उस युवक के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। मैं उस औरत से ज्यादा खूबसूरत हूँ। लेकिन अपनी इस बात पर भड़कने के बाद नैना कुलकर्णी सोचने लगी कि क्या ऋत्विक ओबरॉय एक रोल्स रॉयस खरीद सकते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि अरण्यनगर समृद्ध हो गया है? क्या वो बस उसके सामने कमजोर होने का नाटक कर रहा था? सच कहूं तो नैना कुलकर्णी जरूर ललचा गई थीं। हालांकि पराग वालिया इतने अमीर हैं कि उनके लिए ढेर सारी विलासिता की चीजें खरीद सकते हैं, उन्होंने कभी रोल्स रॉयस नहीं चलाई है। इसके अलावा भले ही उसे रोल्स रॉयस जैसी कारों की समझ न हो, वह जानती थी कि ये कारें लिमिटेड एडिशन होती हैं और आम लोग इन्हें किराए पर नहीं ले सकते। इसके अलावा ऋत्विक ओबरॉय के स्वभाव को देखते हुए उसके लिए कार किराए पर लेना नामुमकिन है। दो ही संभावनाएं हैं, या तो ऋत्विक ओबरॉय की मुलाकात किसी बहुत अमीर महिला से हुई है जो उसे रख रही है, या फिर वह खुद अमीर बन गया है। नतीजा चाहे जो भी हो, उसे लगा कि वह ऋत्विक ओबरॉय को ब्लैकमेल करने का मौका नहीं छोड़ सकती। ऋत्विक ओबरॉय 5 साल पहले हुई घटना को लेकर अब भी गुस्से में है, इसलिए उसे मनाने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे। नैना कुलकर्णी सोच ही रही थी कि अचानक उसके दिमाग में एक दृश्य कौंध गया। उसके होठों के कोनों पर एक भयावह मुस्कान तैर गई, जैसे ही उसने युवक के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, प्रिय, मैंने सुना है कि तुम्हारी एक बड़ी बहन है जो वेश्या थी। 5 साल पहले बेचे जाने के बाद उसका गर्भपात हो गया था, क्या ये सच है? युवक अचंभित रह गया। बहन, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं तो बस तुम्हारी बहन को नौकरी दिलाना चाहती हूँ, नैना कुलकर्णी ने व्यंग्य किया। ऋत्विक ओबरॉय बचपन से ही जिम्मेदारी का जबरदस्त एहसास रखने वाले इंसान रहे हैं। अगर उन्हें ऋत्विक ओबरॉय को बांधने के लिए कोई औरत मिल जाए तो वो ऋत्विक ओबरॉय से पैसे ऐंठ सकती हैं। ऋत्विक ओबरॉय, तुम्हें मेरे साथ दोबारा मिलने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। मेरे पास अभी भी तुम्हारे पैसे ठगने के तरीके हैं। जब ऋत्विक ओबरॉय और सायशा देवनानी विला में लौटे तो यामिनी ओबरॉय और चारों छोटी बच्चियां पहले से ही वहां खड़ी उनका इंतजार कर रही थीं। चारों बच्चियों को जम्हाई लेते और अभी भी उनका इंतजार करते देखकर ऋत्विक ओबरॉय को लगा कि उन्होंने वाकई कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह जल्दी से उनके पास गए और बच्चियों के सिर पर प्यार से थपथपाते हुए धीरे से बोले, बच्चियों, अंकल वापस आ गए हैं।
अब सो जाओ। नन्ही लाडो जम्हाई लेते हुए सायशा देवनानी के ऊपर कपड़े बदलने और नहाने जाने का इंतजार करने लगी। फिर बोली, पापा हम सोए नहीं क्योंकि हम आपके वापस आने का इंतजार करना चाहते थे ताकि आपको खुद बता सकें कि आपके कमरे का शौवर खराब है। अगर आपको नहाना है तो आपको दूसरी मंजिल पर खिड़की वाले कमरे में जाना होगा। तुम कितने अच्छे बच्चे हो, अंकल जानते हैं। अब अंकल तुम्हें पहले ऊपर ले जाएंगे। ऋत्विक ओबरॉय ने नन्ही अंगूर को उठाते हुए कहा, जो पूरे समय सिर हिला रही थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि नन्ही लाडो नन्ही चेरी को हाँ का इशारा दे रही थी और फिर शरारती अंदाज में मुस्कुरा रही थी। छोटी बच्चियों को बिठाने के बाद ऋत्विक ओबरॉय जल्दी से नहाने चले गए। आज रात इतनी देर तक उनके साथ दौड़ने के बाद वह पसीने से लथपथ थे। बाथरूम में भागते हुए सबसे पहले उन्होंने पानी का तापमान समायोजित करने से पहले अपने कपड़े जल्दी से उतार दिए। मैंने अभी बाथटब का तापमान एडजस्ट ही किया था कि तभी मेरे पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज आई। फिर उसने मुड़कर पीछे देखा। तभी मैंने सायशा देवनानी को सफेद रेशमी अंगिया पहने देखा। अध्याय 66 मानव आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अध्ययन के बारे में है। होश में आने के बाद सायशा देवनानी को तुरंत एहसास हुआ कि वह कुछ हद तक लापरवाही बरत रही थी। उसने जल्दी से अपनी छाती ढनकी, सिर नीचे किया और शर्माते हुए मुंह फेर लिया। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। ये कहकर वह बाहर जाने ही वाली थी, लेकिन जमीन पर अभी भी पानी था। वह पहले से ही शर्मिंदा और थोड़ी हड़बड़ाई हुई थी और ध्यान न देने के कारण वह फिसलकर गिर पड़ी। वह पीछे की ओर गिर पड़ी। सायशा देवनानी को गिरते देख ऋत्विक ओबरॉय ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और फुर्ती से आगे बढ़कर उसकी कमर पकड़ ली। फिर उसकी हरकतों का अनुसरण करते हुए सायशा देवनानी पलटी और उसकी बाहों में गिर पड़ी। बाथरूम का तापमान बढ़ गया और सायशा देवनानी का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने शांत रहने की कोशिश की, ऋत्विक ओबरॉय के कंधों पर हाथ रखे उससे अलग होना चाहती थी, लेकिन जब पैर ने जोर लगाया तो वह अचानक मुड़ गया। वह दर्द से कराह उठी, बिल्ली के बच्चे की तरह फुफकारने लगी। क्या हुआ? ऋत्विक ओबरॉय ने चिंतित होकर पूछा। लगता है मेरा टखना मुड़ गया है, सायशा देवनानी ने व्यथित भाव से उत्तर दिया। ये पहली बार था जब वह इतनी भ्रमित और बेकाबू थी। मैं अब बिल्कुल भी अपनी जैसी नहीं दिखती। बाथरूम का फर्श पहले से ही फिसलन भरा था और गीला भी था। सायशा देवनानी दुबली पतली थी और हालांकि ऋत्विक ओबरॉय उनके टखने नहीं देख पा रहे थे, फिर भी उन्हें पता था कि उनकी हालत कितनी गंभीर है। गंभीर भाव से उन्होंने सायशा देवनानी को उठाया और उन्हें क्षैतिज स्थिति में ले गए। चलो पहले तुम्हारे टखने का इलाज करते हैं। क्या ये बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, या मुझे अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाना चाहिए? सायशा देवनानी थोड़ी शर्मिंदा हुई। डॉक्टर के आने तक बहुत देर हो जाएगी। तो ठीक है, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। ऋत्विक ओबरॉय सायशा देवनानी को बाहर ले गए। पहले उन्हें बड़े बिस्तर पर लिटाया, फिर बाथरूम से एक सफेद बाथरोब लेकर उनके थोड़े गीले ऊपरी शरीर को कुछ देर के लिए ढक दिया। फिर वह एक घुटने के बल बैठे और धीरे से उनका टखना अपने हाथ में ले लिया। सायशा देवनानी के पैर भी बहुत सफेद हैं और उनके पैर की उंगलियां गोल और प्यारी हैं। ऋत्विक ओबरॉय ने धीरे से उनके छोटे पैर को पकड़ा और उनके तलवे पर हल्का गुलाबी रंग देखा। ये कितना प्यारा है कि वह इतनी जल्दी शर्मा जाती हैं। ऋत्विक ओबरॉय मन ही मन सोच रहे थे, तभी उनकी नजर उनके टखने पर पड़ी। उनका बायां टखना जरूर मुड़ गया था, वह थोड़ा सूजा हुआ था। सौभाग्य से ऋत्विक ओबरॉय कुछ चिकित्सा कौशल जानते थे। ध्यान से उसकी जांच करने के बाद उन्होंने ऊपर देखा और सायशा देवनानी से कहा, सौभाग्य से कोई गड़बड़ी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए इसे लगाने के लिए कुछ औषधीय शराब इस्तेमाल करूंगा। सायशा देवनानी ने सिर हिलाया और पास ही स्थित प्राथमिक चिकित्सा किट की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां औषधीय शराब है। देवनानी परिवार की दवा किट में हमेशा सब कुछ होता था। ऋत्विक ओबरॉय उठे, औषधीय शराब की एक बोतल उठाए और फिर से उकड़ूं बैठ गए। उन्होंने अपनी हथेली में थोड़ी औषधीय शराब डाली और उसे तब तक धीरे से रगड़ा जब तक कि शराब उनकी हथेली में गर्म न हो जाए। फिर सायशा देवनानी का हाथ फिर से थाम लिया। मैंने धीरे से उसे थोड़ा थोड़ा करके मालिश की। सायशा देवनानी खुद को रोक नहीं पाई और एक आवाज निकाली। वह वास्तव में एक बहुत ही लचीली महिला हैं, लेकिन ऋत्विक ओबरॉय से मिलने के बाद वह अनजाने में ही थोड़ी और स्ट्रैन हो जाती हैं। उस समय ऋत्विक ओबरॉय ने वास्तव में कोई विशेष बल प्रयोग नहीं किया, लेकिन सायशा एक हल्की सी कराह के बिना नहीं रह सकी। उसकी आंखों के कोनों में आंसू भी थे। जब ऋत्विक ओबरॉय ने ऊपर देखा तो उसकी नजरें सायशा से मिलीं। आमतौर पर मजबूत दिखने वाली वह महिला अचानक कुछ नाजुक हो गई। उसकी मुड़ी हुई पलकों पर अभी भी कुछ आंसू की बूंदें चिपकी हुई थीं, जो एक अद्भुत विपरीतता पैदा कर रही थीं। यह विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाला था। ऋत्विक ओबरॉय का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने शांत रहने की पूरी कोशिश की और सायशा देवनानी को धीरे से थपथपाया। तभी दरवाजे के बाहर खड़े रूहान देवनानी ने कुछ आवाज सुनी।
उसने पहले अपने कमरे में वापस जाकर लेटने की योजना बनाई थी, लेकिन उसके कान एंटेना की तरह खड़े हो गए। उसने दरवाजे पर हाथ टिकाए अंदर की आवाज़ों को ध्यान से सुन रहा था। उसके हाव भाव इतने विविध थे कि वे घूमते हुए लालटेन की तरह लग रहे थे। मेरी चाची की आवाज़ कितनी मनमोहक और सुंदर है। जैसी कि उम्मीद थी, फिर भी मेरे चाचा के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी। रूहान देवनानी को लगा कि अगर आज रात उन्होंने ये वो नहीं किया तो भी वो करेंगे। ऐसी खुशखबरी सबको जरूर शेयर करनी चाहिए और उसका जश्न मनाना चाहिए। तभी होठों पर लोमड़ी जैसी मुस्कान लिए रूहान देवनानी ने झट से फोन पर मैसेज भेजने के लिए हाथ उठाया। उन्होंने पहले ही देवनानी परिवार, जो एक बड़ा परिवार है, के लिए एक ग्रुप चैट बना ली थी। अब तक तो सभी बड़े बुजुर्ग सो गए होंगे। कोई बात नहीं, मैसेज भेज दो और उनके जागने का इंतजार करो ताकि नया मैसेज देख सको। रूहान देवनानी ने भौहें चढ़ाई और शरारती लहजे में मैसेज भेजा, मेरी बुआ और ऋत्विक ओबरॉय सेक्स कर रहे हैं। वे ह्यूमन जेनेटिक इंजीनियरिंग पर रिसर्च कर रहे हैं। देखकर लग रहा है कि 10 महीने में हमारे परिवार में एक और बच्चा होगा। मैसेज भेजने के बाद उन्होंने अपने फ़ोन को दरवाजे पर दबाकर एक छोटी सी ऑडियो क्लिप भी रिकॉर्ड की। हालांकि आवाज़ बहुत साफ नहीं थी, फिर भी सायशा देवनानी की कराहने की आवाज़ हल्की सी सुनाई दे रही थी। संदेश भेजने के बाद रूहान देवनानी ने दरवाजे की ओर अपने हाथों बैकवर्ड से दिल का आकार बनाया और फिर जल्दी से अपने कमरे में वापस चली गईं। उन्हें लगा कि अब तक उनके बड़े लोग सो चुके होंगे, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लेटे, उनका फ़ोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। बड़े लोग, जिन्हें सो जाना चाहिए था, वीचैट ग्रुप में असामान्य रूप से सक्रिय थे। दादाजी लियू, मुझे पता था, मेरा दामाद कमाल का है। वह मेरी बेटी का दिल कैसे नहीं जीत पाएगा। मैडम लियू, मेरे दामाद को कल सूप बनाना चाहिए। मटन सूप, ग्रिल्ड ऑयस्टर और थोड़ा हिरन का मांस कैसा रहेगा। देवनानी परिवार की दूसरी शाखा ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे दामाद ये आमतौर पर बहुत सादे कपड़े पहनते हैं। क्यों न मैं उनके लिए एक उच्च स्तरीय कस्टम प्रोडक्शन लाइन स्थापित करूं। देवनानी परिवार की दूसरी पत्नी ने कहा, क्या हमें शादी का जोड़ा तैयार नहीं करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऋत्विक ओबरॉय को क्या पसंद है। देवनानी परिवार की तीसरी शाखा ने कहा, ऋत्विक ओबरॉय को जो पसंद है, हम उसे संतुष्ट कर देंगे। शी जैसे शैतान को हराने के लिए वह देवनानी परिवार का उपकारक है। दादाजी लियू, बात तो सही है, कल हम सब मंदिर में धूप बत्ती जलाने चलें। उन्हें आपस में बातें करते देख रूहान देवनानी के होंठ फड़कने लगे। वह अंदर ही अंदर उन्हें चिढ़ाने लगी थी, लेकिन परिवार में अपनी स्थिति को देखते हुए उसने चुप रहने का फैसला किया। रूहान देवनानी ने संदेश का जवाब नहीं दिया, लेकिन समूह में सुहानी रॉय इसे साफ देख सकती थी। सुहानी रॉय ऋत्विक ओबरॉय द्वारा उनके लिए लिखा गया गीत पढ़ रही थी। तभी उनकी नज़र अचानक इस संदेश पर पड़ी। एक और हिस्सा है जो बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन आप ऑडियो में सायशा देवनानी की आवाज़ सुन सकते हैं। सुहानी रॉय के दिल में एक गहरा दुख था। उसकी उंगलियां मैसेज टाइप करती रहीं, बार बार ग्रुप में सबको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि उनसे गलती हुई है। लेकिन वह जानती थी कि ऋत्विक ओबरॉय जैसा आदमी सायशा देवनानी के साथ इतनी आसानी से अकेला नहीं रह पाएगा। इसलिए सायशा देवनानी के लिए उसकी भावनाएं अब अलग थीं। ऋत्विक ओबरॉय सायशा देवनानी को पसंद करते हैं। यह एहसास होते ही सुहानी रॉय और भी ज्यादा परेशान हो गईं। वह वाइन कैबिनेट में गईं, एक बोतल वाइन निकाली और झुंझलाहट में आधी पी गईं। मैंने देखा कि फैमिली ग्रुप चैट में 99 से ज्यादा मैसेज थे। बिना देखे भी साफ दिख रहा था कि सभी ऋत्विक ओबरॉय और सायशा देवनानी को अपनी दुआएं भेज रहे हैं। सुहानी रॉय मुस्कुराईं और फिर ऋत्विक ओबरॉय का फोन नंबर ढूंढ निकाला। ऋत्विक ओबरॉय सायशा देवनानी के टखने का इलाज पहले ही कर चुके थे। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह ऊंची एड़ी के जूते मत पहनना, आरामदायक फ्लैट सैंडल पहनना। 3 दिन के आराम के बाद सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। सायशा देवनानी ने धन्यवाद में सिर हिलाया। जरा भी जिक्र मत करो। इतना कहते ही ऋत्विक ओबरॉय ने देखा कि उनका फोन बज रहा है। अध्याय 67 अपनी कजिन के साथ नहा रही हूँ। ऋत्विक ओबरॉय ने फोन खोला तो देखा कि सुहानी रॉय थी। उन्होंने हाथ में दवा रखी, फिर फोन उठाया और कहा, सुहानी रॉय, इतनी देर तक क्यों जाग रही हो? क्या तुम्हें फिर से पीटा गया? सुहानी रॉय ने चिढ़कर कहा, अरे ऋत्विक ओबरॉय, कहाँ हो? मुझे मत बताना कि तुम मेरी कजिन के साथ सो रही हो। ये सुनकर ऋत्विक ओबरॉय का चेहरा उतर गया। उन्होंने झट से सायशा देवनानी की तरफ देखा और अपनी आवाज़ धीमी करके समझाया, क्या बकवास कर रही हो? मैं नहा रही हूँ, अपनी कजिन के साथ नहाऊंगी। सुहानी रॉय ने पूछा। अब सुहानी रॉय की हालत और भी खराब हो गई। ऋत्विक ओबरॉय ने अपनी कजिन के साथ नहाया था तो वो इतनी हद पार कर चुकी है कि अब किसी और की तरफ देखती भी नहीं। क्या तुम्हें अस्पताल में अपना दिमाग चेक नहीं करवाना चाहिए? तुम्हारा पीला स्तर बहुत ज्यादा है। ऋत्विक ओबरॉय के होंठ फड़फड़ाए। मैं तुम्हारी कजिन के साथ कैसे नहा सकती हूँ? ये सुनकर सायशा देवनानी ने शांति से उसकी तरफ देखा।
ऋत्विक ओबरॉय का चेहरा अचानक लाल हो गया। ठीक है सुहानी रॉय, तुम तो बस बंदरों की भेजी हुई एक नासमझ मुर्गी हो। देर हो रही है, जल्दी से नहा धोकर सो जाओ। तुम तो किसी भी चीज के बारे में सपने देख सकती हो, ऋत्विक ओबरॉय ने आग्रह किया। लेकिन सुहानी रॉय ने हार नहीं मानी। तो पहले मुझे बताओ, क्या तुम और मेरी कजिन साथ नहीं सोई? नहीं, ऋत्विक ओबरॉय ने आह भरी। सुहानी रॉय की सोच आम लड़कियों से अलग है और उसे समझना वाकई मुश्किल लगता है। तो कसम खाओ कि तुम्हें मेरी कजिन पसंद नहीं आएगी, सुहानी रॉय ने जानबूझकर कहा। ऋत्विक ओबरॉय ने भौहें चढ़ाईं। सुहानी रॉय को क्या हो गया है? उन्हें ऐसा क्यों लगा कि वो थोड़ी दिखावटी हो रही हैं? ऋत्विक ओबरॉय कुछ कह पाते इससे पहले ही सायशा देवनानी उनके बगल में प्रकट हो गईं। उन्हें पता भी नहीं चला। उस महिला की पतली उंगलियों ने धीरे से उनके कान को छुआ और फिर वो उनके करीब आ गईं। ऋत्विक ओबरॉय की पुतलियां अचानक चौड़ी हो गईं जब उन्होंने घबराहट में सायशा देवनानी की नजरों से नजरें मिलाईं। वो क्या करने की कोशिश कर रही हैं? जैसे ही ऋत्विक ओबरॉय सोच ही रहे थे कि सायशा देवनानी क्या करने वाली हैं, उन्होंने देखा कि सायशा ने एक हाथ उनकी कमर पर रखा और दूसरे हाथ से झट से उनका फोन छीन लिया। फिर बिल्कुल स्वाभाविक रूप से उन्होंने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से सुहानी रॉय से कहा, युमो, अभी क्या समय हुआ है? सुहानी रॉय अभी भी थोड़ा नशे में थी और ऋत्विक ओबरॉय की यह बात सुनकर शर्माने की कोशिश कर रही थी कि उसे सायशा देवनानी पसंद नहीं है। लेकिन अब वह पूरी तरह से जाग चुकी थी, तनाव में थी, लेकिन थोड़ी अधिक साहसी भी थी, और उसने पूछा, चचेरे भाई, आप ऋत्विक ओबरॉय के साथ क्यों हैं? क्या मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत है? सायशा देवनानी ने पलटकर जवाब दिया। सुहानी रॉय, ओ जरूरत नहीं है, सो जाओ, सायशा देवनानी ने आदेश दिया। अच्छा। फोन रखने के बाद सुहानी रॉय अजीब तरह से अपने बिस्तर की ओर चली गईं, फिर अपनी बाहें चौड़ी करके उन्हें स्टारफिश के आकार में फैलाकर बिस्तर पर लेट गईं। फिर वह खुद को रोने से नहीं रोक पाईं। यानी वह वाकई काफी डरी हुई थीं। पता चला कि मेरी कजिन और ऋत्विक ओबरॉय वाकई साथ हैं। फोन रखने के बाद सायशा देवनानी ने ऋत्विक ओबरॉय की तरफ मुड़कर शांति से कहा, युमो थोड़ी बचकानी है, लेकिन वह एक अच्छी लड़की है। उसकी जिद पर गुस्सा मत करना। ऋत्विक ओबरॉय दंग रह गए। उन्होंने सोचा था कि सायशा देवनानी उन्हें बताएंगी कि सुहानी रॉय बहुत शरारती हैं या कुछ और, लेकिन उम्मीद के मुताबिक वह फिर भी सुहानी रॉय के प्रति इतनी दयालु थीं। मेरा पैर अब ठीक है, मैं तुम्हारे नहाने में खलल नहीं डालूंगी। सायशा देवनानी ने अपने पैर की तरफ देखा। तभी ऋत्विक ओबरॉय को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अंडरवियर पहना हुआ है। धिक्कार है, क्या वो सायशा देवनानी के साथ हमेशा ऐसा ही रहा है? ऋत्विक ओबरॉय का मन कर रहा था कि अपना सिर दीवार पर पटक दे। सायशा देवनानी तो उसे कोई बड़ा गुंडा नहीं समझेगी, है ना? शुभ रात्रि। सायशा देवनानी ऋत्विक ओबरॉय की शर्मिंदगी से बेखबर लग रही थीं और जानबूझकर ऋत्विक ओबरॉय के कान के पास झुक गईं। उनके नाजुक होठों ने धीरे से उसके कानों को छुआ, फिर नीचे की ओर खिसकते हुए उसकी गर्दन पर एक मीठी सांस छोड़ी। आवाज ने धीरे से कहा, मीठे सपने। ऋत्विक ओबरॉय ने अपना सिर नीचे कर लिया। मेरे दिमाग में द लिटिल गर्ल पिकिंग मशरूम्स गाना बार बार बज रहा था। ठीक है, आज रात मुझे नींद नहीं आएगी। सायशा देवनानी अपने कमरे में लौट आई, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। उन्होंने अपने सहायक सुनील मोहन को फोन किया। सुनील मोहन कमरे में बैठे अपनी मां द्वारा दिए गए ब्लाइंड डेट एल्बम को देख रहे थे। जब उन्होंने अचानक अपनी महिला सीईओ का फोन देखा तो वे घबरा गए और दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हो गए, मानो युद्ध के मैदान में जा रहे हों। श्रीमान लियू, आपके निर्देश क्या हैं? सायशा देवनानी ने अपने लिए एक गिलास दूध डाला, धीरे धीरे घूंट लिया और फिर पूछा, सू परिवार का व्यवसाय हाल ही में कैसा चल रहा है? ओह, आपके चाचा चाची काफी अच्छा चल रहा है और आपके चाचा अपनी कंपनी का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उनके पास फिलहाल कर्मचारियों की कमी है। सुनील मोहन उत्सुक थे कि उनके सीईओ लियू को अचानक सू परिवार की स्थिति में दिलचस्पी क्यों हो गई। ये ध्यान देने योग्य है कि हालांकि सू परिवार देवनानी परिवार जितना सफल नहीं था, वे अभी भी अपनी छोटी सी जमीन का व्यवस्थित ढंग से प्रबंधन कर रहे थे। ये सुनकर सायशा देवनानी एक पल के लिए चुप रहीं और फिर बोली, सू परिवार की मदद के लिए 2 लोगों को भेजो, और जब तुम ऐसा कर ही रही हो तो मेरे चाचा को धीरे से सुझाव दो कि सुहानी रॉय पारिवारिक व्यवसाय संभाल सकती हैं और उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। सुनील मोहन, हाँ। हालांकि फोन रखते ही सुनील मोहन ने मन ही मन एक बड़ा सा मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं लिख दिया। हो सकता है दूसरे लोग उनके सीईओ के इरादे न समझें, लेकिन वह समझते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिस सू को अपने होने वाले दामाद से कुछ लगाव है। सीईओ सावधानी बरत रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि अगर मिस सू खुद को व्यस्त रखेंगी तो वह दामाद से दूर रह सकेंगी। सच कहूं तो उनकी सीईओ नंबर 1 महिला चाइबोल हैं। देखो, प्रेम प्रतिद्वंदी से निपटने में ये कितनी चतुराई से काम लेती है। अगले दिन ऋत्विक ओबरॉय ने पाया कि नाश्ता बहुत शानदार था।
नौकरों ने मटन बन, मटन सूप, समुद्री खीरा और सीप परोसे। क्या इतनी सुबह इतना शानदार खाना वाकई ठीक है? ऋत्विक ओबरॉय अपने चॉपस्टिक छूने से भी डर रहे थे। बस रूहान देवनानी, जो सब कुछ समझ रही थी, ने मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। पापा, जल्दी से मटन बन खा लो, बहुत स्वादिष्ट है। नन्ही अंगूर ने एक छोटा सा मटन बन उठाकर ऋत्विक ओबरॉय को देते हुए कहा। हालांकि ऋत्विक ओबरॉय हिचकिचाए, क्योंकि सुबह सुबह इतना लजीज खाना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं लग रहा था। ऋत्विक ओबरॉय को खाना न खाते देख नन्ही अंगूर ने भौहें चढ़ाईं, फिर मुड़कर रूहान देवनानी की तरफ देखा। भाई रूहान, पापा स्टीम्ड बन नहीं खाते। क्या उन्हें डर है कि स्टीम्ड बन का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा? रूहान देवनानी ने पलकें झपकाईं और सिर हिलाते हुए कहा, शायद यही बात है। ये सुनते ही नन्ही अंगूर ने झट से अपने उबले हुए बन का एक निवाला खाया, उसे चखा और फिर सायशा देवनानी से गंभीरता से बोली, अरे नहीं मम्मी, मैं छोटी बच्ची हूँ, मुझे कुछ भी स्वाद नहीं आता, आप एक बार चख कर देखो। सायशा देवनानी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी क्या कर रही है, फिर भी उन्होंने आज्ञाकारी होकर एक उबला हुआ बन उठाया और एक छोटा सा निवाला खा लिया। ध्यान से चबाने के बाद सोचा, बुरा नहीं है। ये देखकर नन्ही अंगूर जल्दी से कुर्सी से उछलकर सायशा देवनानी के पास गई और उसके हाथ से बन ले लिया। फिर वह पलटी, ऋत्विक ओबरॉय के पास आए, पंजों के बल खड़ी हुई और नन्ही बन को ऋत्विक ओबरॉय के मुंह के पास ले गई। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, पापा, मम्मी ने इसे चखा है, आपको भी इसे चखना चाहिए। ऋत्विक ओबरॉय ने उस भाप से पके बन को देखा जिसे सायशा देवनानी ने काटा था और थोड़ा रुक गया। अध्याय 68 अप्रत्यक्ष चुंबन। डैडी, क्या आपको हमसे घृणा है? मुझसे घृणा है, मेरी मम्मी से घृणा है, इसीलिए तुम खाना नहीं चाहते। नन्हे अंगूर के चेहरे पर अचानक उदासी छा गई। इस कोमल प्यारी बच्ची को अचानक इतना उदास होते देखना दिल दहला देने वाला है। ऋत्विक ओबरॉय उसे ऐसे देख नहीं पाए, इसलिए वे तुरंत नीचे बैठे, शियाओ पुताओ के हाथ से बन लिया और उसके नन्हे से सिर पर थपथपाया। उदास मत हो छोटी अंगूर, अभी अंकल इसे खाएंगे। फिर छोटी अंगूर की उत्सुक निगाहों के नीचे उन्होंने बन का एक बड़ा निवाला लिया और ध्यान से उसका स्वाद लिया। कहना ही होगा, देवनानी परिवार के रसोई द्वारा बनाए गए स्टीम्ड बन वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। पापा, स्टीम्ड बन स्वादिष्ट हैं? छोटी अंगूर ने गंभीरता से पूछा। ऋत्विक ओबरॉय ने सिर हिलाया। बहुत स्वादिष्ट हैं। वाह। छोटी अंगूर ने अपना चेहरा सहलाया और खुशी से ऋत्विक ओबरॉय के सामने घूम गई। कैरेट ओ कैरेट टिल्ड कैरेट कैरेट। फिर वह नन्ही लाडो की ओर मुड़ी और बोली, बहन, पापा ने कहा है कि स्टीम्ड बन्स वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। मम्मी ने जिन स्टीम्ड बन्स को काटा है वे वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। नन्ही लाडो ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा, फिर अचानक किसी बड़ी बच्ची की तरह गंभीरता से सिर हिलाया और बोली, हाँ, मम्मी ने जो बन्स काटे हैं वे बेशक बहुत स्वादिष्ट हैं। लेकिन अगर पापा ने मम्मी के खाए बन्स खाए हैं तो क्या इसका मतलब है कि उन्होंने मम्मी को चूमा है? नन्ही अंगूर की आंखें चमक उठीं, मानो उसकी आंख के कोने में कोई नन्हा तारा टिमटिमा रहा हो। हाँ, उन्होंने चूमा। किंडरगार्टन टीचर ने कहा था कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को चूमता है तो बच्चा पैदा होता है। नन्ही लाडो ने सायशा देवनानी के पेट पर नजर डालते हुए कहा। फिर उसने खुशी से ताली बजाई, मम्मी, बधाई हो, पापा के साथ तुम्हारा बच्चा हुआ है। जहां तक छोटी चेरी और छोटे रसगुल्ले की बात है, वे पहले से ही ऋत्विक ओबरॉय के बाएं और दाएं खड़े थे। छोटी चेरी ने खुशी से पूछा, पापा, आपको लड़का चाहिए या लड़की? आपको कैसा नाम पसंद है? मैं किसी ज्योतिषी से बात करके आपकी मदद करूंगी, ठीक है? छोटा रसगुल्ला, पापा, चिंता मत करो, हम अपने छोटे भाई बहनों का पूरा ध्यान रखेंगे। हम बच्चे हैं और हमें अनुभव है। खांसी खांसी खांसी। ऋत्विक ओबरॉय उन नन्हे मुन्नों के गंभीर हाव भाव देखकर बार बार खांसने लगे और जल्दी से समझाया, बच्चों, चुंबन से तुम गर्भवती नहीं हो जाओगी। छोटी लाडो ने अपना सिर झुकाया और गंभीरता से पूछा, तो फिर तुम गर्भवती कैसे हो? हमें साथ सोना होगा, रूहान देवनानी ने उनकी ओर से समझाया। छोटी लाडो के हाव भाव और भी प्यारे हो गए। पापा और मम्मी इतनी बार साथ सो चुके हैं, क्या इसका मतलब है कि मम्मी के पेट में कई बच्चे हैं? ऋत्विक ओबरॉय, सायशा देवनानी, तो आखिर ये बातें छोटों को किसने सिखाई? ये देखकर कि छोटे बच्चे उसकी कई सारी बातें कहने ही वाले हैं, रूहान देवनानी ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और जियाओ पाव का मुंह बंद कर दिया। प्यारी, पहले तुम्हें नाश्ता करना होगा, वरना तुम्हारे छोटे भाई बहन नाश्ता नहीं करेंगे। चारों नन्हे मुन्ने रूहान देवनानी की ओर देखने लगे। बैकवर्ड और वे अब 2 या 3 साल के बच्चे नहीं रहे। इससे वे मूर्ख नहीं बनेंगे। लेकिन पिताजी और माँ के हाव भाव थोड़े अजीब लग रहे थे। मम्मी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, ऐसा लग रहा था कि वह आगे बात नहीं कर पा रही थीं। लेकिन पिताजी अपने छोटे भाई बहनों की वजह से जल्द ही उनके असली पिता बन जाएंगे। जब समय आएगा तो पिताजी को बता देना कि यह पहले ही वैध हो चुका है। क्या उन्हें सुखद आश्चर्य नहीं होगा?
अंत में रूहान देवनानी ने छोटी बच्चियों को खाने की मेज पर बैठने और ऋत्विक ओबरॉय और सायशा देवनानी के साथ नाश्ता करने के लिए मना लिया। हालांकि पहले उबले हुए बंस के साथ जो हुआ था उसकी वजह से ऋत्विक ओबरॉय को उन छोटे छोटे बंस को देखकर एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। उन्हें लगा कि उन्हें देवताओं और बुद्ध से प्रार्थना करने के लिए किसी मंदिर में जाना चाहिए और उन्हें मन की शांति मिलनी चाहिए। हालांकि ऋत्विक ओबरॉय के मंदिर जाने से पहले सायशा देवनानी को कंपनी जाते समय उस बूढ़े व्यक्ति और उसके परिवार ने रोक लिया। दादाजी लियू ने कहा कि लाइन लग चुकी है और सायशा देवनानी को जल्दी से धूप जलाकर अच्छे विवाह की प्रार्थना करनी चाहिए। सायशा देवनानी वास्तव में इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति और उसका समूह उनका रास्ता रोक रहे थे और वह चाहे कुछ भी कहें, बात नहीं बनने वाली थी। कोई और विकल्प न होने पर सायशा देवनानी को हिम्मत जुटानी पड़ी और बूढ़े व्यक्ति और अन्य लोगों के साथ मंदिर जाना पड़ा। मैडम लियू खुशी खुशी ज्योतिषी के पास अपना भविष्य बताने गईं, जबकि वृद्ध गुरु लियू और अन्य लोगों ने सायशा देवनानी को घुटनों के बल बैठकर श्रद्धापूर्वक पूजा करने को कहा। सायशा देवनानी मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गईं और शांति से बोली, मैं ऋत्विक ओबरॉय से शादी करना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि सभी देवता और बुद्ध मुझे आशीर्वाद देंगे। अगर मैं ऋत्विक ओबरॉय से शादी करूंगी तो मैं आपकी स्वर्ण मूर्तियों को पुनर्स्थापित करूंगी। पास में किसी ने यूं ही पूछा, अगर तुम और ऋत्विक ओबरॉय साथ न होते तो क्या होता? सायशा देवनानी के हाव भाव तुरंत बदल गए, उनका स्वर ठंडा और तीखा था, तो मैं मूर्ति तोड़ दूंगी और इस मंदिर को मिट्टी में मिला दूंगी। दादाजी लियू ये सचमुच उनकी संतान नहीं थी। मैडम लियू, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी बेटी ऐसी ही है। बस सुनील मोहन मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, राष्ट्रपति देवनानी की शादी मिस्टर ओबरॉय से करा दो, वरना न सिर्फ यह मंदिर नष्ट हो जाएगा बल्कि उन सबकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। ऋत्विक ओबरॉय को विनीत जिंदल और बाकी लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बातचीत के बारे में फिल्म सेट पर पहुंचने के बाद ही पता चला। तनिष्का सूरी भावुक हो गईं और विनीत जिंदल से बोली, हालांकि मैं मुख्य नायिका हूं, लेकिन मैं मुख्य नायिका ऋत्विक ओबरॉय के साथ फिल्म में नहीं आना चाहती। नहीं, तुम सच में ऋत्विक ओबरॉय को नीचा दिखा रही हो। विनीत जिंदल को ये बात मजेदार लगी। तनिष्का सूरी ने खुद तो यह नहीं कहा कि उन्हें ये पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने नखरे भरे लहजे में समझाया, क्योंकि मेरा नया बॉयफ्रेंड पोसेसिव है और मुझे दूसरे मर्दों के साथ नहीं देखना चाहता। क्या हो अगर मैं किसी महिला सेलिब्रिटी के साथ जाऊं? क्या इससे ज्यादा चर्चा नहीं होगी? उनके ऐसा कहने के बाद क्रू की बाकी महिला कलाकारों ने सहमति में सिर हिलाया और एक साथ हो गईं। हाँ, हम सीयू के साथ रहना चाहते हैं और नैना कुलकर्णी ने भी कहा है कि लड़कियों को लड़कियों के साथ रहना चाहिए। नैना कुलकर्णी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नैना कुलकर्णी भी पराग वालिया के साथ रहेंगी, वे एकदम सही जोड़ी हैं। दरअसल नैना कुलकर्णी उस समय थोड़ी गुमसुम थी क्योंकि उन्हें कल रात पराग वालिया वाली घटना के बारे में पता था। सच कहूं तो वहां मौजूद कई लोगों को पहले से ही इस बारे में पता था, लेकिन पराग वालिया की अमीरी को देखते हुए किसी की भी उस पर हंसने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन नैना कुलकर्णी परेशान थीं। पराग वालिया ने साफ साफ कहा था कि वह खुद को पवित्र रखेंगे, फिर भी वह उन अमीर औरतों के साथ क्यों घूम रहे थे? इसके अलावा पराग वालिया की स्थिति और अब ऋत्विक ओबरॉय को देखकर उनके मन में अपनी ही छोटी छोटी योजनाएं बनने लगीं। इसलिए जब तनिष्का सूरी और बाकी लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने अस्वस्थ होने का नाटक किया, ऋत्विक ओबरॉय को आखिरी बार देखा और फिर शौचालय जाने के लिए मुड़ गईं। ऋत्विक ओबरॉय, तुम नैना कुलकर्णी से मिलने क्यों नहीं जाते? सहायक निर्देशक ने नैना कुलकर्णी की आखिरी नजर देखी और उन्हें सीधे याद दिलाया। बाकी सब भी ऋत्विक ओबरॉय को घूर रहे थे, खासकर तनिष्का सूरी, जिन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी अपनी पूर्व प्रेमिका से नाराज है, इसलिए जाने से डर रहा है? सच में कितना तुच्छ आदमी है। एक बार जब उसने पहल की तो बाकी सब भी इस पर चर्चा करने लगे। हाँ, ऋत्विक ओबरॉय, तुम में वाकई जरा भी तमीज नहीं है। तो कुछ लोग इसलिए मशहूर नहीं होते क्योंकि उनका चरित्र खराब होता है। वह पहले से ही इतना तुच्छ है, जबकि नैना कुलकर्णी को उसका पूर्व प्रेमी भी नहीं माना जाता। अगर वह पूर्व प्रेमी होती तो उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। टीएस। ये देखकर कि उनकी बहस बेतुकी होती जा रही है, विनीत जिंदल बीच बचाव के लिए आगे आए और ऋत्विक ओबरॉय से बोले, तुम जाकर स्थिति का जायजा क्यों नहीं लेते और प्रोडक्शन टीम की तरफ से उसके लिए चिंता क्यों नहीं दिखाते? चून की निर्देशक ने भी यही कहा था। ऋत्विक ओबरॉय के पास नैना कुलकर्णी को ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि उसके पास एक अतिरिक्त योजना थी, उसकी जेब में एक वॉयस रिकॉर्डर था। नैना कुलकर्णी चाहे जो भी करना चाहे, वह उसे कामयाब नहीं होने देगा। जैसे ही ऋत्विक ओबरॉय ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, उन्हें अंदर से अजीब सी आवाजें आती सुनाई दी। अध्याय 69 व्यभिचार पकड़ना। ऋत्विक ओबरॉय एक मर्द थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे समझ सकते थे कि वहां से कैसी आवाजें आ रही हैं। उनका हाथ, जो ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के हैंडल को पकड़े हुए था, अब नीचे झुक गया था।
जैसे ही वे मुड़ने वाले थे, अंदर से आई महिला की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। ड्रेसिंग रूम में नैना कुलकर्णी वरिष्ठ अभिनेता ललित जैद के सामने खड़ी थी। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। टीचर लियांग, वह बहुत दयनीय हैं। कृपया उन पर कुछ दया करें। ठीक है। उनकी खूबसूरत बाहों ने ललित जैद को अपना संयम खो दिया और वे उसे एकटक देखते रहे। अवसर का लाभ उठाते हुए नैना कुलकर्णी ललित जैद की बाहों में झुक गईं, उनका हाथ थाम लिया और अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछते हुए बोली, टीचर लियांग, आप सचमुच मुझे पसंद नहीं करते। ललित जैद उस महिला को मना नहीं करना चाहते थे जो अपनी मर्जी से उनके पास आई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जानबूझकर पूछा, क्या आपको डर नहीं है कि पराग वालिया आपसे रिश्ता तोड़ देगा? पराग वालिया अब मुझसे ज्यादा उन अमीर औरतों को पसंद करेगा जो मेरा अपमान है, नैना कुलकर्णी ने कहा और फिर से नाजुक आवाज में रोने लगी। तभी उनका हाथ ललित जैद के कपड़ों के अंदर पहुंचा और उनके शरीर को सहलाने लगा। लेकिन टीचर लियांग अलग हैं। टीचर लियांग इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अगर टीचर लियांग मेरा सहारा बन सकें और अगर वे मेरी फिल्म के प्रचार में मदद करें और मुझे व्हाइट पियोनी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जिताएं, तो बात ही अलग है। बोलते बोलते उनके हाथ से ललित जैद की कमीज के बटन खुल चुके थे। ललित जैद जैसे आदमी के लिए एक आकर्षक महिला को मना करना नामुमकिन है जो उसके दरवाजे पर आने की पहल करती है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर नैना कुलकर्णी ने तुरंत प्यार से आंख मारी और उसके करीब झुक गईं, मानो उस पल ललित जैद ही उनका सब कुछ थे। टीचर लियांग, मैं चाहती हूँ। ललित जैद अभी भी थोड़ा संकोची थे। यह एक फिल्म का सेट है। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? टीचर लियांग के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कौन कर सकता है? आप हमारी टीम में सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। नैना कुलकर्णी ने उन्हें चूमते हुए कहा। हम ललित जैद इंडस्ट्री में परफॉर्मिंग आर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और वे कई पुरस्कारों में प्रवेश की गारंटी दे सकते हैं। पराग वालिया ने इस बार उनके साथ अन्याय किया, इसलिए वे फिर से पराग वालिया के साथ अन्याय करेंगी। वे पुरस्कार जीतने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब से वे अविश्वसनीय रूप से सफल होंगी और उन्हें कोई भी पुरुष नहीं मिलेगा जिसे वे चाहती हैं। यहाँ तक कि ऋत्विक ओबरॉय भी। नैना कुलकर्णी को ऋत्विक ओबरॉय के बारे में सोचते ही यह एहसास हुआ, वह अवचेतन रूप से ललित जैद को गलत समझ लेती थी ऋत्विक ओबरॉय के लिए उसके सामने। जल्द ही उसने ललित जैद के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया। टीचर लियांग, वाह, आप अभी भी कर सकते हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो मैं आपको और भी लाड़ प्यार करूंगी। मुझसे प्यार करो, मुझसे प्यार करो। नैना कुलकर्णी, सेट पर क्या मैं ऋत्विक ओबरॉय से ज्यादा सुंदर और अधिक सक्षम हूँ? ललित जैद ने पूछा। मुझे टीचर लियांग सबसे ज्यादा पसंद हैं। पूरी राजधानी में कोई भी आदमी टीचर लियांग की बहादुरी की तुलना नहीं कर सकता। दरवाजे के बाहर ऋत्विक ओबरॉय को मूल रूप से छिपकर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि नैना कुलकर्णी का प्रेमी ललित जैद है तो उन्हें रिकॉर्डिंग में दिलचस्पी हो गई। ऋत्विक ओबरॉय लंबे समय से एक्स्ट्रा शकल में थे, उन लड़कियों का कोई संबंध नहीं था और तंग किए जाने के बाद भी उनकी जेब में ललित ज़ादे से मिले 25 युआन थे। हर बार जब लड़कियां एक्स्ट्रा के घेरे में रोती और शिकायत करती तो ऋत्विक ओबरॉय और बाकी लोगों को उन पर थोड़ा तरस आता, लेकिन न तो वह और न ही बाकी लोग लड़कियों को पुलिस बुलाने में मदद कर सकते थे। चूंकि ललित ज़ादे ने पैसे दिए थे, इसलिए वह जोर देकर कहता कि लड़कियां खुद को बेच रही हैं। ललित ज़ादे को कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन लड़कियों की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी और उन्हें पढ़ाई के लिए भी भेजा जा सकता है। ऋत्विक ओबरॉय बस कुछ सबूत रिकॉर्ड करना चाहते थे ताकि जरूरत पड़ने पर वह उन लड़कियों की मदद कर सकें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ललित ज़ादे इतने आक्रामक होंगे। नैना कुलकर्णी के साथ ऐसा करना एक बात है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान खुद की तुलना उनसे करना, हाँ, यह आदमी पागल है। यह मूर्खता का स्तर गिराता रहता है। ललित ज़ादे ने 1 मिनट बाद रिकॉर्डिंग खत्म कर दी और ऋत्विक ओबरॉय ने फिर एक नहीं सुना, मुड़कर दूसरे ड्रेसिंग रूम में चले गए। नैना कुलकर्णी ने कपड़े पहने और मन ही मन सोचा, बूढ़े आदमी कितने बेकार होते हैं। फोरप्ले के साथ भी बस 1 मिनट ही चलता है। हालांकि नैना कुलकर्णी जानती थी कि आज ऐसा करने से उनका अवार्ड जीतना पक्का है। उन्हें हैरानी हुई जब उसी पल एक महिला कुछ लोगों के साथ फिल्म के सेट पर आ धमके। ललित ज़ादे कहाँ है? ललित ज़ादे को बोलो अभी बाहर आ जाए। उस महिला के बाल बिखरे हुए थे और उसके पीछे कई पत्रकार भी खड़े थे। पत्रकार खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि वह महिला मीरा क्वात्रा, ललित ज़ादे की पत्नी। मीरा क्वात्रा की पहचान साधारण नहीं है, वह जियांगचेन के सबसे अमीर आदमी की इकलौती बेटी हैं। वह मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उद्योग की एक सुपरस्टार अभिनेत्री थी, लेकिन ललित जैद के लिए घर पर रहकर अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए उन्होंने अभिनय से संन्यास ले लिया और खुद को पूरी तरह से खो दिया। उद्योग के लोग ललित जैद की किस्मत से ईर्ष्या करते हैं जो ऐसी महिला को अपने अधीन कर सके, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ललित जैद ने मीरा क्वात्रा को पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया था।
आज मीरा क्वात्रा ने ललित जैद के घर पर एक छोटा सा निगरानी अलार्म लगाया, जिससे उन्हें पता चला कि ललित जैद का एक महिला के साथ संबंध है। वह पहले से ही अवसाद से ग्रस्त थी और अब वह पूरी तरह से पागल हो गई हैं, अपनी छवि की परवाह किए बिना लोगों को आकर्षित कर रही हैं। मनोरंजन पत्रकार बस अपने साथी को धोखा देते हुए पकड़ने के पल को सुर्खियों में आने के लिए कैद करने का इंतजार कर रहे हैं। ये देखकर कि यह मीरा क्वात्रा थी, विनीत जिंदल जल्दी से उनके पास आए और दयालु और कोमल स्वर में कहा, मेयुन, तुम यहाँ क्यों आए हो? मीरा क्वात्रा की आंखें लाल हो गईं और वह गुस्से से गुर्राई, मैं ललित जैद को ढूंढना चाहती हूँ। मैं उसे सेट पर उस बदचलन औरत के साथ खिलवाड़ करते देखना चाहती हूँ। अरे यार मेयुन, तुम गलत समझ रही हो। टीचर लियांग बहुत अच्छी इंसान है, वह कभी। विनीत जिंदल की बात पूरी होने से पहले ही मीरा क्वात्रा पत्रकारों को अस्थायी ड्रेसिंग रूम की ओर ले जा चुकी थी। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्रू को इतनी जल्दी इकट्ठा नहीं होना चाहिए था, लेकिन विनीत जिंदल ने बहुत सारे मशहूर हस्तियों को पैराशूट से बुला लिया था। उन्हें डर था कि ये लोग अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे और पूरी फिल्म की गुणवत्ता पर असर डालेंगे, इसलिए उन्होंने फिल्मांकन शुरू होने से पहले ही उनके बार बार ऑडिशन लिए। असली मकसद सबको प्रशिक्षित करना है। कलाकारों को कोई प्रशिक्षण दिए जाने से पहले ही मीरा क्वात्रा एक अप्रत्याशित उलझन बनकर सामने आ गईं। सबसे बुरी बात यह थी कि वे अपने साथ पत्रकार भी लाए थे और उन्हें कोई नहीं रोक सका। जब मीरा क्वात्रा दौड़कर अंदर आई, नैना कुलकर्णी अभी अभी ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली थी और ललित जैद सिगरेट पी रहे थे। ललित जैद का संभोग के बाद सिगरेट पीने का जाना पहचाना अंदाज देखकर मीरा क्वात्रा पागलों की तरह उन पर झपटी, उनका कॉलर पकड़ा और गुस्से से पूछा, अभी तुम अंदर किसके साथ थे? बोलो, किसके साथ थे? खुद को दोषी महसूस करते हुए ललित जैद उसने आंखों में एक संदिग्ध भाव लिए कुछ न जानने का नाटक करते हुए अपनी सिगरेट बुझा दी। पत्नी, तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हारे फोन पर निगरानी अलार्म लगा दिया है। तुम अभी यहाँ किसी के साथ सोई थी, है ना? मीरा क्वात्रा गुस्से से लाल हो गईं। ललित जैद हैरान रह गए और मन ही मन उस कमीने को कोसने लगे जिसने उन पर निगरानी उपकरण लगाने की हिम्मत की। लेकिन वह जानते थे कि अभी कुछ भी कबूल नहीं कर सकते, वरना मीरा क्वात्रा उन्हें तलाक दे देंगी और उनका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही ललित जैद उदास हो रहे थे, उन्होंने ऊपर देखा और ऋत्विक ओबरॉय को देखा। उनकी आंखों में एक भयावह चमक चमक उठी। उन्होंने अपनी उंगली उठाए, ऋत्विक ओबरॉय की ओर इशारा किया और जल्दी से मीरा क्वात्रा से कहा, पत्नी, तुम गलत समझ रही हो। तुमने जो आवाज सुनी वह ऋत्विक ओबरॉय और नैना कुलकर्णी की थी। ऋत्विक ओबरॉय, धिक्कार है, फिर से कहना। अध्याय 70। क्या वे हमें बिल्ली के बच्चे समझते हैं? वहां मौजूद हर कोई ऋत्विक ओबरॉय को घूर रहा था और महिला कलाकारों के हाव भाव अलग अलग थे। दूसरी ओर पुरुष कलाकारों ने अपनी बाहें उठाईं और एक दूसरे को एक अनजान नजर से देखा। विनीत जिंदल ने सीना तान लिया, दिल टूटा हुआ और स्तब्ध। अरे नहीं, छोटी राजकुमारियों ने ऋत्विक ओबरॉय को उन्हें इसलिए सौंपा था ताकि वे ऋत्विक ओबरॉय को मशहूर बना सकें। उन्होंने अभी तक ऋत्विक ओबरॉय को मनोरंजन जगत के शिखर तक पहुंचने में मदद भी नहीं की है, बल्कि वे ऋत्विक ओबरॉय को दूसरी महिलाओं के साथ ऐसा वैसा करने दे रहे हैं। सबकी निगाहों का सामना करते हुए ऋत्विक ओबरॉय को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई मक्खी निगल ली हो। ये तो बिल्कुल घिनौना है। मीरा क्वात्रा अचानक शांत हुई और ऋत्विक ओबरॉय की ओर मुड़कर पूछा, क्या मेरे पति ने जो कहा वह सच है? ये तुम्हारे और नैना कुलकर्णी के बारे में है। ऋत्विक ओबरॉय ने अपना वॉइस रिकॉर्डर निकाला और जैसे ही वह इसे साबित करने ही वाला था, नैना कुलकर्णी, जो उस घटना में शामिल थी, ने उसका हाथ पकड़ लिया। आंखों में आंसू लिए नैना कुलकर्णी उसके कान के पास झुकी और बोली, ऋत्विक ओबरॉय, तुम्हें यह मानना ही होगा, वरना टीचर लियांग की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। तुम्हें पता है कि टीचर लियांग अब 40 साल की हो चुकी हैं और उनके लिए यह मुकाम हासिल करना आसान नहीं था। अगर सिस्टर मेयुन को पता चल गया कि टीचर लियांग झूठ बोल रही हैं, तो क्या होगा? तब उनकी शादी बर्बाद हो जाएगी। तुम इतने अच्छे इंसान हो, टीचर लियांग के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकते। ऋत्विक ओबरॉय गुस्से से हंस पड़े। तो नैना कुलकर्णी उन्हें नैतिक रूप से ब्लैकमेल करने आई थीं। ललित जैद की प्रतिष्ठा का ऋत्विक ओबरॉय से क्या लेना देना? ठीक है, भले ही तुम टीचर लियांग को न मानो, तुम्हें कम से कम सिस्टर मेयुन के बारे में तो सोचना चाहिए। दरअसल सिस्टर मेयुन को अवसाद है। इसके अलावा वह अब गर्भवती है। अगर यह साबित हो गया कि टीचर लियांग झूठ बोल रही हैं, तो सिस्टर मेयुन का गर्भपात हो जाएगा और वह पागल हो जाएंगी। ऋत्विक ओबरॉय, आप हमेशा से एक अच्छे इंसान रहे हैं। आप एक बेचारी औरत को यूं ही चोट खाते हुए नहीं देख सकते, है ना? नैना कुलकर्णी की बात खत्म होते ही वह तुरंत मीरा क्वात्रा की ओर मुड़ी और एक असहज और परेशान स्वर में बोली, सिस्टर मेयुन, ऋत्विक ओबरॉय और मैं साथ साथ पले बड़े हैं और जब हम साथ होते हैं तो हमारे लिए खुद की मदद करना मुश्किल होता है। कृपया टीचर लियांग को गलत मत समझिए। उन्होंने एक संत की भूमिका बखूबी निभाई और ऋत्विक ओबरॉय के बोलने से पहले ही बोल पड़ी। देखते ही देखते सभी पत्रकारों के कैमरे ऋत्विक ओबरॉय पर टिक गए।
अगर ऋत्विक ओबरॉय नैना कुलकर्णी के साथ नहीं भी होते तो भी वे उन्हें ये बात कबूल करने पर मजबूर कर देते। मीरा क्वात्रा भी थोड़ी उलझन में थी। उसने अपना पेट पकड़ा और नैना कुलकर्णी से पूछा, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम पराग वालिया की गर्लफ्रेंड हो। क्या तुम पराग वालिया से ज्यादा प्यार नहीं करती? ऋत्विक ओबरॉय के साथ तुम्हारा रिश्ता क्यों था? क्या उसकी निजी जिंदगी वाकई इतनी अस्त व्यस्त है? नैना कुलकर्णी ने कहा, कल पराग वालिया वाली घटना ने मुझे दुखी कर दिया, इसलिए ऋत्विक ओबरॉय मुझे दिलासा देने आए। और औरतें कमजोर होने पर और भी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। ये सुनकर तनिष्का सूरी और बाकी लोगों को याद आया कि कैसे उन्होंने ऋत्विक ओबरॉय को नैना कुलकर्णी को दिलासा देने के लिए नैतिक ब्लैकमेल का सहारा लिया था। नतीजा ये हुआ कि तथाकथित धर्मी लोग गवाही देने लगे। हाँ, हमने अभी अभी ऋत्विक ओबरॉय को नैना कुलकर्णी को दिलासा देते हुए देखा है, तो उनके बीच सेक्स करना सामान्य बात है। निर्देशक और बाकी सब यहाँ हैं, हम सब इसकी गवाही दे सकते हैं। जब वे गवाही देने की बात कर रहे थे तब उन्होंने ऋत्विक ओबरॉय की निंदा करने के लिए एक और व्यक्ति को भी आगे कर दिया। ऋत्विक ओबरॉय, तुम बहुत गैरजिम्मेदार हो। तुम ही थे जिन्होंने नैना कुलकर्णी के साथ संबंध बनाए थे और तुम टीचर लियांग को बदनाम कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि सिस्टर मेयुन गर्भवती हैं और किसी भी तरह का तनाव नहीं झेल सकती? तुम जैसा कोई पुरुष प्रधान बनने के लायक नहीं है। ऋत्विक ओबरॉय के माथे की नसें उभर आई थीं। अगर उसने मीरा क्वात्रा के गर्भवती होने की खबर नहीं सुनी होती तो वह तुरंत रिकॉर्डिंग निकाल लेता, इस डर से कि कहीं इससे उसका गर्भपात न हो जाए। टीचर क्यूई, मैं अभी साबित कर सकता हूं कि यह मैं नहीं था, लेकिन चलो किसी और जगह बात करते हैं, ऋत्विक ओबरॉय ने शांति से कहा। चूंकि मीरा क्वात्रा गर्भवती है, इसलिए इस मामले पर अस्पताल में बात करना सबसे अच्छा होगा। अगर कोई समस्या आती है तो बेहतर होगा कि तुरंत डॉक्टर से उसका इलाज करवाया जाए। लेकिन उस समय ललितजादे ने मीरा क्वात्रा को चुपचाप किनारे कर दिया। मीरा क्वात्रा का शरीर मेज के कोने से टकराया। टक्कर सीधे उसके पेट पर लगी। लगभग तुरंत ही मीरा क्वात्रा की टांगों के बीच से खून बहने लगा। ये देखकर ऋत्विक ओबरॉय ने मीरा क्वात्रा को जल्दी से उठाया और क्रू से कहा, तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, ललित जैद ने उसे जोर से धक्का देकर मीरा क्वात्रा को अपनी बाहों में कस लिया। ऋत्विक ओबरॉय, कमीने, तुमने मेरी बीवी को धक्का क्यों दिया? अगर तुम मुझसे नाराज हो तो कह दो। मेरी बीवी को इसमें क्यों घसीट रहे हो? ऋत्विक ओबरॉय झुंझलाकर हंस पड़े। धिक्कार है, मैं यहाँ सफाई देने के लिए तैयार खड़ा हूँ और तुमने अपनी ही बीवी को धक्का दिया और फिर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अगर मारपीट से इतना हंगामा न होता तो उसने इस आदमी की खूब पिटाई कर दी होती। ऋत्विक ओबरॉय, अब मुझे सफाई दो। अगर तुम नहीं बोले तो मैं तुम्हारा पर्दाफाश करवा दूंगा। ललित जैद ने तुरंत अपने पीछे खड़े पत्रकारों से ऋत्विक ओबरॉय का पर्दाफाश करने का आग्रह करते हुए कहा। ऋत्विक ओबरॉय के होंठ फड़क उठे। ऐसे समय में उन्हें अभी भी उनकी पत्नी की स्थिति की परवाह नहीं है और पत्रकारों को पहले उनका पर्दाफाश करने दिया। क्या आपको लगता है कि इससे वह मुख्य भूमिका से बाहर हो जाएंगे और आप अपने 40वें दशक में उनकी जगह ले लेंगे? इस समय मीरा क्वात्रा का बहुत खून बह चुका था और महिला का रंग पहले से कई शेड्स खराब हो गया था। वह बेचैनी में धीरे से फुफकार उठी। ऋत्विक ओबरॉय खुद को साबित करना चाहते थे, लेकिन वह एक दयनीय महिला को अनदेखा नहीं कर सकते थे। अपने गुस्से को दबाते हुए उन्होंने शांति और दबंगई से विनीत जिंदल की ओर देखा और कहा, डायरेक्टर, आज के मामले पर बाद में बात करते हैं। पहले टीचर क्यूई को अस्पताल ले चलते हैं। इस बीच किंडरगार्टन में नन्ही लाडू ने ठंडे चेहरे से अपना छोटा सा बैग कंधे पर लटकाया और जाने को तैयार हुई, लेकिन तभी शिक्षिका ने आकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, पफ, अपनी शिक्षिका से वादा करो कि तुम पेरेंट चाइल्ड डे पर जरूर आओगी, ठीक है? नन्ही लाडू बहनों का IQ किंडरगार्टन के किसी भी दूसरे बच्चे से ज्यादा है। फिर भी सायशा देवनानी ने उन्हें किंडरगार्टन में जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी शुरुआती बुद्धिमत्ता कुछ संगठनों का ध्यान खींच लेगी। किंडरगार्टन उनके लिए बस एक ढाल है। इसलिए किंडरगार्टन से लेकर अब तक जियाओपुफो और उसकी सहेलियों ने कभी भी पेरेंट चाइल्ड डे में हिस्सा नहीं लिया। उन्हें ये बचकाना लगता है और इसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन तभी शिक्षिका ने एक प्रचार कार्ड निकाला और लालच देते हुए कहा, इस बार यह माता पिता और बच्चों के लिए एक कॉस्प्ले कार्यक्रम है और आप अपने खुशहाल परिवार को रिकॉर्ड करने के लिए एक छोटा सा वीडियो भी बना सकते हैं। बच्चों को ये भले ही उतना आकर्षक न लगे, लेकिन माता पिता के लिए यह उनके बच्चों के विकास का एक सार्थक रिकॉर्ड है। चारों छोटी बच्चियां, ओरो, क्या ये पिताजी के लिए समझ में आता है? हमें तो भाग लेना ही है। तभी हमने देखा कि लिटिल लाडो, जो हमेशा अपने किंडरगार्टन शिक्षकों के सामने अलग थलग रहती थी, ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, हम मम्मी और पापा को भी साथ लाएंगे। शिक्षिका ने राहत की सांस ली और अपनी छाती थपथपाई, लेकिन जैसे ही वह जरूरतें बताने वाली थी, उन्होंने देखा कि कोई लिटिल लाडो को ढूंढने के लिए दौड़ा चला आ रहा है।
उस व्यक्ति ने लिटिल लाडो के कान में कुछ फुसफुसाया और पहले से ही ठंडी और प्यारी बच्ची का चेहरा अब किसी ब्रह्मांडीय तूफान जैसा लग रहा था। चेरी, भाई रूहान से संपर्क करो, अभी अरण्या शहर के फर्स्ट हॉस्पिटल जाओ। छोटी लाडू ने अपना कार्टून जैसा छोटा बैग बॉडीगार्ड की तरफ उछालते हुए कहा। वह आत्मविश्वास से किंडरगार्टन के गेट की तरफ बढ़ा। शुक्रिया दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए। आपका सपोर्ट ही मेरा हिम्मत है। हर कहानी में मेरा मेहनत छुपी है, हर लफ्ज़ में आपका प्यार है। मैं हूँ आपका रघु। मिलते हैं अगले किस्से में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। देखिए भाइयों, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए मज़ेदार और शानदार एपिसोड बनाता हूँ, लेकिन जब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो एपिसोड डालने में वो मज़ा नहीं आता है। फोल्डेड हैंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही ज़बरदस्त कंटेंट लाता रहूं तो प्लीज़ अभी नीचे जाए और वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।